हम्म, तो हम लोग ने क्या कर लिया था कल? हम लोग ने कल किया था कि यह फॉसिल की एज कैसे निकालते हैं। आज हम लोग तो करना है कि एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी का मतलब समझो। कंपैरेटिव मतलब जब आप कंपेयर करते हो, और कंपेयर करने के लिए आपको एटलीस्ट दो ऑर्गेनिज्म को चाहिए। आप क्या कर लो, तुलना कर लो, किसी भी दो चीज की आपस में तुलना कर लो, हाँ कि ना। आपस में वो दोनों तो कंपेयर कर लो, तो आप तो एटलीस्ट दो चीजें तो चाहिए। तो अगर आप तो एविडेंस निकालना है कंपैरिजन से, तो आप कंपैरिजन में देखते क्या हो? उसके नए नए नक्श देखते हो, हाँ कि ना। देखते हो कि वो कैसा दिख रहा है, हाँ कि ना। वो कैसा दिख रहा है ये देखते हो ना, हाँ कि ना। तो आप वहां पे उसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी करोगे कि वो फिजिकली आउटर स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी बॉडी का जो आउटर स्ट्रक्चर है वो दिख कैसे रहा है आपको आंखों से। फिर आप कंपेयर करोगे उसकी एनाटॉमी की अंदर से कैसे है, अंदर से कैसे उसके ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, अंदर से वो कैसे दिख रहा है, अंदर उसके अंदर स्ट्रक्चर्स कैसे बने हुए हैं, ये स्टडी करोगे। पहले आप स्टडी करोगे कि उसके बाहरी स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, बाहर से कैसे दिख रहा है, ऊपर ऊपर से कैसे दिख रहा है, तो उसे बोलते हैं कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजिकल स्टडी। फिर आप कंपेयर करोगे उसकी एनाटॉमी। फिर आप उसकी क्या करोगे, कंपेयर करोगे एनाटॉमी, मतलब अंदर से वो कैसा दिख रहा है, अंदर उसके ऑर्गन कैसे अरेंज है, कैसे ऑर्गन्स प्रेजेंट है, ऑर्गन्स मिलके कैसा काम कर रहे हैं, और फंक्शंस कैसे हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म का जो रिजल्ट है वो कैसा हाल है। तो इसे बोलते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमिकल स्टडी, हाँ कि ना। तो आप उसकी मॉर्फोलॉजी मतलब आउटर स्ट्रक्चर, एनाटॉमी मतलब बॉडी का इनर स्ट्रक्चर कंपेयर करोगे, ताकि आप एविडेंसेस निकाल पाओ इवोल्यूशन के। अब अगर आपको इवोल्यूशन के एविडेंसेस निकालने हैं, तो आपको कंपैरिजन जो है वो ऑर्गेनिज्म के बीच में बैठाना है। कंपैरिज्म आपको ऑर्गेनिज्म के बीच में बैठाना है। तो जब आप कंपैरिज्म ऑर्गेनिज्म के बीच में बैठाओगे, तो आपको वो ऑर्गेनिज्म भी लेने हैं जो अभी भी प्रेजेंट है, प्रेजेंट टुडे, अभी भी प्रेजेंट है, हाँ कि ना। क्या अभी भी हम लोग ऑर्गेनिज्म को कंपेयर नहीं करते? जैसे चिड़िया के कान नहीं होते पर गाय के होते और ह्यूमन के होते, मतलब गाय और ह्यूमन जो है उसका कहीं ना कहीं एक कॉमन पॉइंट होगा, हाँ कि ना। कुत्ते के भी कान होते हैं, चिड़िया के नहीं होते, तो कुत्ते और इंसान का भी कॉमन पॉइंट होगा ही होगा, हाँ कि ना। कुत्ते के भी शरीर पे बाल होते हैं, इंसान के भी शरीर पे बाल होते हैं, गेंडे के भी शरीर, यानी गेंडा बोल रहा हूँ, सांड के भी शरीर के बाल होते हैं, शेर के भी शरीर में बाल होते हैं, जिराफ के भी शरीर में बाल होते हैं, चीता के भी शरीर में बाल होते हैं, टाइगर के भी शरीर में बाल होते हैं, हाँ कि ना। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। अभी मैंने मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स का एग्जांपल लिया, पर कैसे ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल लिया जो अभी प्रेजेंट है, जो अभी इस धरती पे प्रेजेंट है, अभी इस धरती पे प्रेजेंट है, जो जीवित हैं, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर। फिर आप स्टडी करते हो, साथ ही साथ आप उन ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हो जो ईयर्स अगो, जो सालों पहले लुप्त हो चुके हैं, पर आपको उनके फॉसिल्स मिल रहे हैं। तो आप फॉसिल्स की स्टडी करते हो, तो फॉसिल आपको मिल गया। अब आप फॉसिल्स की स्टडी करोगे और उसमें आपको जो कैरेक्टर पता चलेंगे कि यार इसकी मॉर्फोलॉजी कुछ ऐसी रही होगी और इसकी एनाटॉमी कुछ ऐसी रही होगी, तो आप उन मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी की स्टडी को आज के ऑर्गेनिज्म के साथ बैठाते हो यार, कि देखो ये ह्यूमन जैसा दिख रहा है फॉसल, तो कहीं ना कहीं ये ह्यूमन के इवोल्यूशन में रिलेटेड है। इसकी जो मॉर्फोलॉजी दिख रही है, जैसे मैंने आर्कियोप्टेरिक्स का बताया था, तो आर्कियोप्टेरिक्स का आप तो फॉसल मिला, आपने उसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी की कि यार उसकी बीक है, लंबी सी चोंच है, लंबी सी चोंच में दांत है। फिर आपने उस मॉर्फोलॉजी की स्टडी तो किससे लगाया, जो प्रेजेंट एनिमल्स हैं, जो प्रेजेंट के एनिमल्स हैं, थी चिड़िया जो है उसकी भी चोंच है, पर उसकी चोंच में दांत नहीं है। पर जो लेप्टाइल्स है उसके में दांत है। जो तादेते हैं आर्कियोप्टेरिक्स है उनका स्टर्नम वीक है, पर तादेते हैं जो लेप्टाइल्स है उनका भी स्टर्नम वीक है।
तो आप यहाँ पे क्या किए, फॉसिल लिए, आपको ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म मिला जो सालों पहले जुरासिक पीरियड में धरती पे था पर अब लुप्त हो चुका है, पर आपको उसका फॉसिल मिला, आपने उसकी फॉसिल की स्टडी की। अब उस फॉसिल की स्टडी से जो आपको कैरेक्टरिस्टिक मिले, जो डेटा मिले, उसे आपने आज के ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी से क्या किया, कंपेयर किया। क्यों कंपेयर किया, ताकि आपको ये पता लगाना है कि क्या ये ऑर्गेनिज्म, क्या आर्कियोप्टेरिस कहीं ना कहीं एव्स और लेप्टाइल्स के बीच में जुड़ा हुआ है। तो आंसर है यस। तो आपने उन ऑर्गेनिज्म का भी यूज किया जो ईयर्स अगो लेते थे, जो सालों पहले लेते थे और अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, हाँ कि ना। कोई ऑर्गेनिज्म सालों पहले लेता था तो ये पता कैसे चलता है, जब उसका फॉसिल मिलेगा तभी ना पता चलेगा। अगर फॉसिल नहीं मिलता डायनासोर का तो क्या आपको पता चलता डायनासोर कभी पाए जाते थे, नहीं पता चलता, हाँ कि ना। हाँ कि ना। समझ में आया, समझ में आई इतनी बात, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर क्या रहे हो, कंपैरिजन में जब भी आप दो चीज को कंपेयर करते हो तो उनके बीच की क्या देखते हो, उनके बीच की उनके बीच की भिन्नता देखते हो, मतलब कि डिफरेंसेस देखते हो, और समानता देखते हो, मतलब सिमिलैरिटी देखते हो कि वो दोनों की एक दूसरे से कितने समान हैं, मतलब कितने सिमिलर हैं, एक दूसरे से कितने डिफरेंट हैं, एक दूसरे से कितने भिन्न हैं। तो आप क्या देखते हो, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस देखते हो। यहाँ पे आप क्या देखते हो कंपैरिजन में, आप किसी भी दो चीज को कंपैरिजन करते हो तो उनके बीच की क्या देखते हो, सिमिलैरिटीज देखते हो और डिफरेंसेस देखते हो। क्या देखते हो, सिमिलैरिटीज देखते हो और डिफरेंसेस देखते हो, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, हाँ कि ना। क्या देखते हो, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, हाँ कि ना। यस सर, आप क्या देखते हो, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। अब मुझे एक बात बताना, अब मुझे एक बात बताना कि ये सब आप किए क्यों, ताकि आप इवोल्यूशन के लिए एविडेंस निकाल पाओ, ताकि आप इवोल्यूशन के लिए एविडेंस निकाल पाओ। तो ये जो एविडेंस है, ये जब आप मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी की स्टडी करते हो तो उसमें अलग अलग कैटेगरी बन जाती है, और एविडेंसेस के फॉर्म में एविडेंस जो आपको मिलते हैं ना, उसकी अलग अलग कैटेगरी मिल जाती है। तो थी कुछ ऑर्गेनिज्म का कोई और सा पार्ट मिलेगा, कुछ ऑर्गेनिज्म का कोई और से पार्ट में डिफरेंसेस लेंगे, हाँ कि ना। सभी ऑर्गेनिज्म के सेम पार्ट में तो डिफरेंस रहेगा नहीं, हाँ कि ना। हाँ कि ना। समझ में आया, समझ में आया। सभी ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है। किसी के में ये होगा कि यार उसके हाथ फोर लिम्ब सेम है, किसी में ये होगा कि उसके हाइंड लिम्ब सेम है, हाँ कि ना। तो सभी में डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज अलग अलग हैं। तो जब आपको एविडेंसेस मिलेंगे तो एविडेंसेस अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई हो जाएंगे। तो एविडेंसेस वो कैटेगरी को इंक्लूड करेंगे, तो वो कैटेगरीज हैं क्या, एविडेंसेस में आएंगे क्या, वो कैटेगरी हैं क्या, या वो एविडेंसेस में आएंगे क्या। एविडेंसेस में आएंगे आपके, एविडेंसेस इंक्लूड, एविडेंसेस में आते क्या है समझना। पहला है आपका होमोलोगस ऑर्गन, बताऊंगा क्या होता है। पहला क्या है, होमोलोगस ऑर्गन। पहला क्या है, होमोलोगस ऑर्गन। दूसरा है एनालोगस ऑर्गन। दूसरा क्या है, एनालोगस ऑर्गन। ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है वेस्टिजियल ऑर्गन। तीसरा है वेस्टिजियल ऑर्गन, हाँ कि ना। यस सर। तीसरा क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है। चौथा क्या है, फोर्थ क्या है, फोर्थ है आपका कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक तो कल ही बता दिया था कैसे होता है, इसे अभी डिटेल में बात करेंगे। जैसे आर्कियोप्टेरिक्स एक कनेक्टिंग लिंक है, हाँ कि ना। यस सर, कनेक्टिंग लिंक हो गया, हाँ कि ना। यस सर। वहीं अगर मैं बात करूँ, एक हो जाता है एटाविज्म, पांचवा हो जाता है एटाविज्म। पांचवा क्या हो जाता है, एटाविज्म।
और छठा हो जाता है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, समझना, अब मेरी बात समझना धीरे धीरे। ठीक है, तो ये सब जो है ये एविडेंसेस के अंदर इंक्लूड होते हैं आपके कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस के अंदर। तो इसमें जो सबसे पहला है आपका होमोलोगस ऑर्गन, उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले होमोलोगस ऑर्गन के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? होमोलोगस ऑर्गन के बारे में। तो सुनो, ऐसे ऑर्गन्स, ऑर्गन्स क्या होते हैं बेसिकली समझो। हर एक ऑर्गेनिज्म सेल का बना हुआ है, तो सेल मिलके क्या बनाते हैं? सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू, हाँ कि ना? सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, हाँ कि ना? हाँ कि ना? जैसे आपका स्टमक हो गया, हाथ हो गया, लंग्स हो गया। और ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, हाँ कि ना? यस सर, ऑर्गन्स मिलके आपका ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो ये जो ऑर्गन्स हैं, अब अगर मैं थोड़ा सा याद करवाऊं, अब अगर मैं याद करवाऊं, सुनना, सुनना, अगर थोड़ा सा याद करो, अगर थोड़ा सा याद करो, तो एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में हम लोग ने क्या पढ़ा था? हम लोग ने 3 जर्म लेयर के बारे में पढ़ा था, और ये तीनों जर्म लेयर में से ही हमारे सभी ऑर्गन्स बने रहते हैं, हाँ कि ना? हाँ कि ना? समझ में आया? जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या हो सकते हैं? वो क्या हो सकते हैं? जिनमें 2 जर्म लेयर बने, जिनमें 3 जर्म लेयर बने, ऐसे ही तो होंगे। और क्या होंगे? कुछ नहीं ना। तो ये जो 3 जर्म लेयर है यही हमारी बॉडी में बनाते हैं क्या? यही हमारी बॉडी में बनाते हैं बेसिकली सारे ऑर्गन्स। तो होमोलोगस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन्स लेते हैं जिनका कॉमन ओरिजिन हो, मतलब वो सेम जर्म लेयर से ओरिजिनेट हुए हो, हाँ कि ना? इनकी कॉमन एंसेस्ट्री हो या कॉमन ओरिजिन हो, हाँ कि ना? कॉमन ओरिजिन हो, हाँ कि ना? मतलब कॉमन एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होती, सेम तादादे हैं उससे बने हुए हैं, सेम एम्ब्रियोनिक लेयर से बने हुए हैं, प्लस उनकी जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, किस तरीके से वो डेवलप हो रहा है, वो भी सेम है, वो भी सेम है, हाँ कि ना? वो भी सेम है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर, वो भी सेम है, हाँ कि ना? और बस इतना ही नहीं, और उनका जो स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके से दिखते हैं? फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है, जो उनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, ये उनका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, जो उनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, जो उनका फंडामेंटल स्ट्रक्चरल है, वो भी सेम हो। क्या सेम होना चाहिए? कॉमन ओरिजिन होना चाहिए, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक जैसा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर हो, मतलब सेम ओरिजिन का हो, सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर हो, सेम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो, मतलब सेम एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से डेवलप हुआ हो। अगर कोई मीसोदर्म से ओरिजिन हो रहा है, तो किसी और ऑर्गेनिज्म में वही ऑर्गन मीसोदर्म से ओरिजिनेट हो, और दोनों ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन्स का जो स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है, वो सेम रहे, फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहे, हाँ कि ना? जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो क्या रहे? सेम रहे, हाँ कि ना? मैंने यहाँ पे 2 ऑर्गेनिज्म ले लिए, उसमें ये एक ऑर्गन ले लिया, हाँ कि ना? ये 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, पर इसमें ये 2 ऑर्गन है। ये दोनों ऑर्गन क्या है? सेम ओरिजिन के हैं। ये दोनों ऑर्गन क्या है? सेम ओरिजिन के लिए। इनका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो सेम है, इनका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो सेम है, हाँ कि ना? मतलब इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी सेम होगा, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? बट बट
डिफरेंट फंक्शन, पर ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिज्म है तो अलग अलग नीड होगी, अलग अलग नीड को फुलफिल करना होगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर। तो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे क्या, बट डिफरेंट फंक्शन, हाँ कि ना, बट डिफरेंट फंक्शन, हाँ कि ना। इस ऑर्गेनिज्म में ये जो ऑर्गन है ये कुछ और काम कर रहा होगा और इस ऑर्गेनिज्म में ये कुछ और काम कर रहा होगा, मतलब सर कैसे, जैसे अगर मैं बात करूं ह्यूमन के हाथों की, ह्यूमन का हाथ जानते हो ना, आपके पास हाथ है ना, फोर लिम्ब है ना, आपके पास फोर आर्म है ना, तो मान लीजिए जो फोर लिम्ब में जिस हिसाब से वो रहता है, बोन लेती हो, ह्यूमरस लेता है, लेडियस लेता है, अल्ना लेते हैं, कार्पस लेते हैं, मेटाकार्पस लेते हैं, फेलेंजेस लेते हैं, हाँ कि ना, हाँ कि ना। शोल्डर के तरफ से चालू कर रहा हूँ, हमारा जो हाथ है, ह्यूमन हाथ की बात करूँ, ह्यूमन के हाथ की, तो ये क्या है, ह्यूमन हैंड, समझना, ये ह्यूमन हैंड है, हाँ कि ना, ये ह्यूमन हैंड है, अभी के लिए समझ लो। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ह्यूमरस, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेडियस, फिर अल्ना, हाँ कि ना, लेडियस अल्ना, फिर यहाँ पे कार्पल्स, फिर यहाँ पे मेटाकार्पल्स, हाँ कि ना, फिर यहाँ पे फेलेंजेस, हाँ कि ना, समझ में आया, समझ में आया। तो ये क्या है, ह्यूमन हैंड का क्या है, ह्यूमन हैंड का फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। वैसे ही जो व्हेल लेता है या चीता लेता है, जैगवार लेता है, जो जैगवार का पैर लेता है, जो जैगवार का पैर लेता है, उसमें भी ऐसा ही होता है, जो जैगवार का पैर लेता है उसमें भी ऐसा ही होता है कि उसमें भी ह्यूमरस लेता है, लेडियस लेता है, अल्ना लेता है, कार्पल्स लेते हैं, मेटाकार्पल्स लेते हैं और फिर फेलेंजेस लेते हैं। तो क्या दोनों में फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम है, आंसर है यस। ये किसका फोर लिम्ब है, ये फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमन है, और ये किसका है, फोर लिम्ब ऑफ जैगवार। तो दोनों का क्या फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम है, आंसर है यस। दोनों का कॉमन ओरिजिन है, आंसर है यस। दोनों की कॉमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, आंसर है यस। अब यहाँ पे देखना, फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स की बात की थी, कैसे कौन सी चीजें अरेंज हुई है, पर क्या ये बताओ, ह्यूमन का हैंड और जैगवार का हैंड सेम साइज का लेते हैं, आंसर है नहीं। तो बोन की जो वो है, बता देते हैं, बोन की लेंथ अलग अलग हो सकती है, हाँ कि ना, हो सकती है, सिंपल सी बात है, हाँ कि ना। पर क्या ये डिफरेंट काम कर ले, आंसर है यस। ह्यूमन का जो पोल आर्म है वो उसे चलने में मदद नहीं करता, पर जैगवार का जो पोल आर्म है उसके चलने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये यहाँ पे क्या डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर ले, आंसर है यस। तो इसी तरीके से अगर कॉमन ओरिजिन है, कॉमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, बट डिफरेंट फंक्शन, तब जाके हम उसे क्या बोलते हैं, होमोलोगस ऑर्गन। ऐसे ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं हम लोग, होमोलोगस ऑर्गन। ऐसे ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं हम लोग, होमोलोगस ऑर्गन्स बोलते हैं। ऐसे ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं हम, होमोलोगस ऑर्गन्स बोलते हैं। ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स बोलते हैं, हाँ कि ना, यस सर। वहीं अगर मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँ, तो आपको याद होगा पेड़ों में क्या लेता है, पेड़ों में कांटे आते हैं, पर कांटे बनते कैसे हैं, थॉर्न बनते कैसे, बेसिकली समझो, ये क्या है, एक पौधा है, तो पौधा में यहाँ पे अगर यहाँ से लीफ उगने वाला है तो यहाँ पे जो बड आता है वो क्या कहलाते हैं, एक्सिलरी बड। कुछ पौधों में ये जो एक्सिलरी बड है ये किस में बदल जाता है, थॉर्न्स में बदल जाता है, ताकि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। पर वहीं कुछ पौधों में ये जो एक्सिलरी बड है, ये जो एक्सिलरी बड है, ये यहाँ पे जो एक्सिलरी बड है, ये क्या बना लेता है, ऐसे लंबी सी टेंडिल्स बना लेता है, ताकि यहाँ पे जब इन्हें सपोर्ट मिले तो इस टेंडिल ऐसे सपोर्ट में लपेटा के ये जो पौधा है इसे सीधा लग सके, हाँ कि ना। तो क्या एक्सिलरी बट कॉमन ओरिजिन है, आंसर है यस। क्या इनका कॉमन डेवलपमेंट हुआ, आंसर है यस। क्या इनका कॉमन स्ट्रक्चर का, आंसर है यस। एक्सिलरी बट का कॉमन ओरिजिन था, कॉमन स्ट्रक्चर था। पर क्या एक्सिलरी बट जो काम किए, एक थॉर्न बनाया, अब वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, एक क्या बनाया, एक टेंडिल बनाया जो अब सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या दोनों का काम अलग हो गया, आंसर है यस। दोनों का काम अलग हो गया क्या, आंसर है यस। तो बस ये बात याद रखो, दो पॉइंट इनमें से सबसे ज्यादा याद रखने हैं कि एक कॉमन ओरिजिन होना चाहिए, हाँ कि ना, हाँ कि ना, कॉमन ओरिजिन होना चाहिए,
और सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर होना चाहिए और डिफरेंट फंक्शन होना चाहिए। सबसे ज़्यादा तो ये 2 इम्पोर्टेंट है, कॉमन ओरिजिन होना और डिफरेंट फंक्शन होना, तब जाके वो क्या कहला जाएंगे, होमोलोगस ऑर्गन, हाँ कि ना। वैसे ही अगर मैं बात करूँ तो मेल में, ह्यूमन मेल में क्या लेता है, पेनिस लेता है, हाँ कि ना। ता देते हैं मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स के रूप में, और वहीं ता देते हैं फीमेल्स में लीबिया माइनोला के ऊपर यहाँ पे क्लिटोलिस लेता है, यहाँ पे क्या लेता है, क्लिटोलिस लेता है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो दोनों का कॉमन ओरिजिन है, पर फंक्शन क्या डिफरेंट है, आंसर है यस। तो ये भी क्या है, ये भी होमोलोगस है, ये भी क्या है, ये भी होमोलोगस है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। याद होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बताया था, हाँ कि ना, समझ में आया। तो ये होता है होमोलोगस ऑर्गन, ये क्या होता है, ये होता है होमोलोगस ऑर्गन, हाँ कि ना, समझ में आया। मतलब कॉमन ओरिजिन है, डिफरेंट फंक्शन है, कॉमन ओरिजिन है, डिफरेंट फंक्शन है। तो इसके एग्जांपल्स की एक एक करके बात कर लेते हैं, इनके एग्जांपल्स की एक एक करके बात कर लेते हैं, हाँ कि ना। इसमें 5 से 6 एग्जांपल आएंगे, समझने की बात है। पहला एग्जांपल लेते हैं होमोलोगस ऑर्गन का, पहला एग्जांपल लेंगे होमोलोगस ऑर्गन का, एग्जांपल नंबर 1 में बात करते हैं हम लोग फोर लिम्ब ऑफ मैमल्स, फोर लिम्ब ऑफ मैमल्स, फोर लिम्ब ऑफ मैमल्स, हाँ कि ना, फोर लिम्ब ऑफ मैमल्स, हाँ कि ना, यस सर, फोर लिम्ब ऑफ मैमल्स की बात करते हैं, फोर लिम्ब ऑफ मैमल्स की बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ ह्यूमन की, अगर मैं बात करूँ फोर आर्म ऑफ ह्यूमन, हाँ कि ना, फोर आर्म ऑफ ह्यूमन, हाँ कि ना, यस सर। ह्यूमन का जो फोर आर्म है, ह्यूमन का जो फोर आर्म है, मतलब जो हमारा हाथ है, अरे ये क्या लिखा आ रहा था भाई, फोर आर्म ऑफ ह्यूमन, हाँ कि ना, यस सर। वहीं अगर मैं बात करूँ किसकी, वहीं बात कर लूँ फोर लिम्ब ऑफ जैगवार की, अगर वहीं बात कर लूँ मैं फोर लिम्ब ऑफ जैगवार की, फोर लिम्ब ऑफ जैगवार की, हाँ कि ना, फोर लिम्ब ऑफ जैगवार की, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना। और किसकी बात करूँ, और बात कर लूँ फ्लीपर्स ऑफ व्हील, व्हील के जो सामने के फ्लीपर्स लेते हैं, हाँ कि ना, जो तादाद फोर लिम्स लेते हैं वो फ्लीपर्स में मॉडिफाई हो गए लेते हैं, फ्लीपर्स ऑफ व्हील, हाँ कि ना, यस सर, फ्लीपर्स ऑफ व्हील, हाँ कि ना। और बात करूँ किसकी, और बात करता हूँ तादाद विंग्स ऑफ बैट, विंग्स ऑफ बैट, हाँ कि ना, चमगादड़ के चमगादड़ के पंख, हाँ कि ना, यस सर। ये चालों के, अगर आप एनसीईआरटी में डायग्राम देखोगे, एनसीईआरटी में जहाँ पे होमोलोगस ऑर्गन का डिस्क्रिप्शन है ना, वहाँ पे इनका डायग्राम दिया हुआ है, और वो डायग्राम बहुत सही तरीके से दिखाता है, वो डायग्राम बहुत सही तरीके से दिखाता है, हाँ कि ना, इनके बीच का कॉमन फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स इनकी बोन का अरेंजमेंट, हाँ कि ना। तो ये सब है क्या, फोर लिम्ब है। तो इनमें लेडियस अल्ना, यानी ह्यूमरस, लेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल, फेलेंजेस उन्हीं तरीके से अरेंज है जैसे ह्यूमन में होते हैं, जैगवार, व्हेल और बैट में जो इनके फोर लिम्ब, फ्लिपर्स और विंग्स हैं, इनमें जो अरेंजमेंट है वो एकदम फोर आर्म ऑफ ह्यूमन जैसी है, प्लस ओरिजिन भी सेम है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो इनके जो ये फोर लिम्स हैं ये कॉमन ओरिजिन के लिए हैं, सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, पर काम अलग कर ली, ह्यूमन के समान हमें लिखने के काम आते हैं, हमें डोलॉइन करने के काम आते हैं, हमें गाना यानी इंस्ट्रूमेंट बजाने के काम आते हैं, हमें डांस करने के काम आते हैं, या हमें फोन चलाने के काम आते हैं, हमें कंप्यूटर चलाने के काम आते हैं। पर वहीं जगुआर की बात करूँ तो वहाँ पे भागने के काम आते हैं, एनिमल के ऊपर अटैक करने के काम आते हैं। फ्लिपर्स ऑफ व्हील की बात करूँ तो तैरने में काम आते हैं। विंग्स ऑफ बैट की बात करूँ तो वहाँ पे उसे उड़ने के काम आते हैं। मतलब हर चालों के चालों डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर लें। तो ये सब हैं क्या, ये सब जो हैं ये सब क्या है, होमोलोगस ऑर्गन्स है, ये सब क्या है, होमोलोगस ऑर्गन्स है। इससे हम लोग तो पता चल रहा है कहीं ना कहीं ये चालों
जो है एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हुए हैं, और उस पॉइंट से जब ह्यूमन ओरिजिनेट हुआ तो उसके फोर आर्म किसी और तरीके का फंक्शन गेन कर लिए। फोर लिम्ब ऑफ जैगवार जो है वो थोड़े से डिफरेंट होके कुछ और ले लिए। फ्लिपर्स ऑफ व्हील जो है वो थोड़े से डिफरेंट होते स्विमिंग का काम ले लिए। जो बैट है वो थोड़े से डिफरेंट होके उड़ने का काम ले लिए। मतलब कहीं ना कहीं अगर ये सेम है, इनके बीच में फंडामेंटल सिमिलैरिटी दिख रही है, मतलब कहीं ना कहीं ये इवोल्यूशन के दौरान सेम हो सकते हैं। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। वैसे ही बात करते हैं थॉर्न ऑफ बोगनविला एंड टेंडरिल्स ऑफ कोकोलबिटा। ये जो मैंने अभी प्लान बताए थे ना दो, इनमें से एक बोगनविला है, ये बोगनविला है, और ये कोकोलबिटा है। हाँ कि ना? तो थॉर्न्स ऑफ बोगनविला एंड कोकोलबिटा, यानी थॉर्न्स ऑफ बोगनविला, थॉर्न्स ऑफ बोगनविला, 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 ला 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 ला, बोगनविला and tendrils of cucurbita and tendrils of cucurbita and tendrils of cucurbita, tendrils of cucurbita, tendrils of cucurbita, cucurbita, tendrils of cucurbita। हाँ कि ना? यस सर, टेंडल्स ऑफ कोकोलबिटा। ठीक है, तो थॉर्न्स ऑफ बोगनविला बता देते हैं टेंडल्स ऑफ कोकोलबिटा। तो ये दोनों के दोनों थॉर्न्स और टेंडल्स एक कॉमन ओरिजिन है, और वो है बता देते हैं एक्सिलरी बट। इनका स्ट्रक्चर भी सेम रहता है, पर काम जो है, इनका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो भी सेम रहता है, पर जो काम है वो अलग है। जैसे थॉर्न जो है वो वहां पे आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, पर टेंडल जो है वो आपको सपोर्ट दे रही है। हाँ कि ना? यस सर, टेंडलेर क्या कर लिए, सपोर्ट दे रही है। वहीं अगर मैं बात कर लूँ वर्टी ब्लेटा के ब्लेन और हाथ की, तो वर्टी ब्लेटा के जो ब्लेन है, वर्टी ब्ले के जो वेन है, वर्टी ब्ले के जो ब्लेन है, जो वर्टी ब्लेटा एनिमल्स हैं, हाकिना कॉल्डेस के अंदर जो वर्टी ब्लेटा आते हैं, उनका जो हाथ है, उनका जो हृदय है, और बता देते हैं उनका जो मस्तिष्क है, मतलब ब्रेन है, हाँ कि ना, इनके बीच में भी आपको होमोलो ये भी जो है होमोलोगस रहते हैं। मतलब वर्टिब्रेट जो एनिमल्स है, एम्फीबिया, एप्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, हाँ कि ना, ये जो है, ये फिशेस, इनका जो हाथ है वो क्या है, वो सेम ओरिजिन का है, सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, आर्टरी और वेंट्रिकल, और बता देते हैं पर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। वैसी ब्रेन भी वैसा ही है, ब्रेन भी सेम ओरिजिन का है, सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, पर काम अलग अलग हो रहे हैं। हाँ कि ना? जैसे हाथ की बात करूँ, अगर मैं हाथ की बात करूँ, तो फिशेस में फिश में ये जो हाथ है ये कितना चैम्बर होता है, ये टू चैम्बर्ड होता है। ये कितना चैम्बर होता है, टू चैम्बर होता है। पर वहीं अगर मैं बात करूँ किसमें, एम्फीबिया में, तो ये कितना होता है, ये होता है थ्री चैम्बर्ड। हाँ कि ना? यस सर। वहीं अगर मैं लेप्टाइल्स में बात करूँ तो लेप्टाइल्स में भी ये थ्री चैम्बर्ड या इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड, इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड रहता है, इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड रहता है। और वहीं अगर मैं बात कर लूँ मैमल्स में और एव्स में, मैमल्स एंड एव्स में, मतलब मैमल्स एंड बर्ड्स में, तो यहाँ पे ये कम्प्लीटली फोर चैम्बर रहता है। तो देखो यहाँ पे जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, मतलब एटिलिया का यानी एटिलिया का होना और वेंट्रिकल का होना, ये एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। अब वो कैसे है, यहाँ पे एक एटिया एक वेंट्रिकल, यहाँ पे दो एटिया एक वेंट्रिकल, यहाँ पे भी एक एटिया दो वेंट्रिकल, यानी दो एटिलिया एक वेंट्रिकल, और यहाँ पे दो एटिया दो वेंट्रिकल। तो यहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रक्चर को सेम है, एटिलिया होगा, वेंट्रिकल होगा, पंप होगा, ब्लड इस तरीके से आएगा, पर काम अलग अलग है। ये जो है ये यहाँ पे तादेद है सिंगल सर्कुलेशन करेगा, ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, और ये डबल सर्कुलेशन। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों एंटर करेगा, पर निकलेगा सिर्फ बता देते हैं मिक्स ब्लड। यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड दोनों एंटर करेगा, पर निकलेगा मिक्स ब्लड।
यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड दोनों एंटर करेगा और दोनों सेपरेटली निकलेंगे, कि डीऑक्सीजनेटेड एक तरफ से और ऑक्सीजनेटेड एक तरफ से। तो फंक्शंस अलग हुए, आंसर है यस। तो इसीलिए वर्टिब्रा का जो हार्ट रहता है, वर्टिब्रेटस के जो हार्ट रहते हैं, हृदय रहते हैं, या जो ब्रेन रहता है या मस्तिष्क जिसे बोल सकते हैं, वो क्या लेते हैं, वो सेम ओरिजिन के लेते हैं पर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे लेते हैं। अब इसमें चारवा जो एग्जाम्पल है, इसमें जो चारवा एग्जाम्पल है वो है माउथ ऑफ इंसेक्ट्स, माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट, माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट्स, हाँ कि ना, माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, उनके जो मुंह के पास है, उनके जो तादाद मुंह के पास हैं, उनमें भी तादाद आपको होमोलोगस ऑर्गन देखने को मिलता है, होमोलोगस ऑर्गन देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं बोल दूं इंसेक्ट्स के, जो मैं एग्जांपल लूंगा, जैसे आपका कॉकरोच हो गया और आपका बता देते हैं मॉस्किटो हो गया या हनी बी हो गया, ये कॉमन इंसेक्ट हैं जो अंदर तो दिख जाते हैं। तो इन तीनों के जो माउथ है वो किससे बना हुआ है, वो आपका बना हुआ है, आपका लेबलम से बना हुआ है, लेबियम से बना हुआ है, हाँ कि ना, मैंडिबल से बना हुआ है, लेबियम भी लिख लेना, मैंडिबल से भी बना हुआ है, और मैक्सिला भी है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, मैक्सिला, हाँ कि ना, यस सर। किस में, कॉकरोच में है, ताते थे आपका हनी बी में है, आपका मॉस्किटो में है। पर सेम स्ट्रक्चर तो है, सेम ओरिजिन तो है, पर काम क्या अलग कर ले, आंसर है ये। कॉकरोच में ये बाइटिन एंड च्यूइंग के काम आले, वहीं मॉस्किटो में ये आपको पियर्सिंग एंड सकिंग के काम आले, मतलब छेदने के, स्किन को छेद के ने के काम आले और उससे खून सक करने के काम आले। पर वहीं अगर मैं हनी बी की बात करूं, तो वहां पे ये च्यूइन और लेपिन के काम आले, वहीं पे ये च्यूइन और लेपिन के काम आले, मतलब चबाने और लेपिन के काम आले, हाँ कि ना, यस सर। पांचवा जो एग्जाम्पल लेता हूं मैं, पांचवा जो एग्जाम्पल लेता हूं वो मैं लेता हूं तादाद आपके, फिफ्थ जो एग्जाम्पल है वो है आपका टेस्टिस इन मील, टेस्टिस इन मेल एंड ओवली इन फीमेल, ओवली इन फीमेल। टेस्टिस और ओवली दोनों ही मीजोदर्म से ओरिजिनेट हुई रहती है। मेल में टेस्टिस बन जाती है मीजोदर्म से और फीमेल में ओवलीज बन जाती है मीजोदर्म में। पर क्या दोनों के फंक्शंस अलग है, आंसर है ये। टेस्टिस जो है वो आपके स्पर्म बनाती है और वहीं ओवली जो है वो आपके क्या बनाती है, ओवम बनाती है। ओवली क्या बनाती है, आपके ओवम बनाती है, हाँ कि ना। अगर मैं सिक्स्थ एग्जांपल लेना चाहूँ, सिक्स्थ एग्जांपल लेना चाहूँ, तो सिक्स्थ एग्जांपल में क्या होगा, पोटैटो एंड जिंजर, पोटैटो एंड जिंजर। अगर थोड़ा से याद होगा, आप तो छोटी क्लासेस था, तो आपको पता होगा पोटैटो और जिंजर जो है ये दोनों मॉडिफाइड सूट होते हैं, मॉडिफाइड सूट होते हैं। पोटैटो का अलग काम है, अलग स्टोरेज करना है, जिंजर का काम है अलग चीज को स्टोर करना, हाँ कि ना। पर क्या दोनों का ओरिजिन सेम है, आंसर है यस, दोनों सूट से ही मॉडिफाई हुए हैं, मतलब दोनों स्टेम के ही मॉडिफिकेशन है, दोनों क्या है, स्टेम के ही मॉडिफिकेशन है। अगर मैं सेवेंथ वाला लूँ, सेवेंथ वाला लूँ, तो ओनियन एंड गार्लिक, ओनियन एंड गार्लिक, मतलब प्याज एंड लहसुन, प्याज एंड लहसुन, हाँ कि ना, ओनियन एंड गार्लिक, ये भी जो है ये भी मॉडिफाइड लूट है, ये क्या है, मॉडिफाइड लूट है, हाँ कि ना। अब अगर आते हैं ताते दें उसके ऊपर, लेडिस एंड कैलत थे, तो लेडिस जो है, रेडिस जो है, लेडिस और कैलत, ये भी क्या है, मॉडिफाइड लूट है। लेडिस एंड कैलत क्या है, मॉडिफाइड लूट है, पर क्या इनका स्टोरेज का मटेरियल सेम आंसर है, नहीं, ये अलग अलग चीजों को स्टोर करते हैं। ये जो है मॉडिफाइड टैप लूट है, मॉडिफाइड लूट बोल सकते हो, ये टैप लूट बोल सकते हो, मॉडिफाइड टैप लूट। तो ये जो है ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली समझो, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे सेम ओरिजिन टेबल स्टोर अलग अलग चीजें कर लें। तो हम लोग ने इतने एग्जाम्पल लिए, तो इसमें आपको एक चीज देख रहा होगा कि हम लोग ये मान सकते हैं, हम लोग ये मान सकते हैं कि एक कॉमन बेसिस है, एक कॉमन स्ट्रक्चर्स था, हाँ कि ना, एक कॉमन फीचर था, और उसके अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। जैसे यहाँ पे
जो पोटैटो और जिंजर है ये दोनों के दोनों क्या हैं? ये दोनों के दोनों आपके मॉडिफाइड लूट हैं, यानी मॉडिफाइड शूट हैं। तो ये शूट था, अब पोटैटो में ये किसी और चीज को स्टोर करने के लिए मॉडिफाई हो गया, जिंजर में ये किसी और चीज को मॉडिफाई हो गया। तो एक कॉमन फीचर था और वो इवोल्यूशन के दौरान सिचुएशन की नीड के हिसाब से डिफरेंट एनवायरमेंटल हैबिचुअल और क्या कहते हैं बिहेवियर नीड या डिफरेंट नीड के हिसाब से अलग अलग तरीके से मॉडिफाई हो गया है, एडेप्टेशंस आई हैं, हाँ कि ना, जिसके कारण अलग अलग स्पीशीज ओरिजिनेट हुई हैं, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो इसे बोला जाता है इस तरीके, तो इवोल्यूशन तो बोला जाता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जब एक पॉइंट से चारों तरफ अलग अलग रास्ते निकल रहे लेते तो उस लोड को बोलते हैं डाइवर्जेंट लोड। तो वैसे ही इसे बोला जाता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इसे क्या बोला जाता है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, हाँ कि ना, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कि यहाँ पे कॉमन ओरिजिन है, मतलब कॉमन एक्सेस थी और फिर उससे डिफरेंट फंक्शन के हिसाब से डिफरेंट स्पीशीज बन गई हैं, डिफरेंट स्पीशीज बन गई हैं, हाँ कि ना, हाँ कि ना। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। जैसे अगर मैं बात कर लूँ अर्ली प्लाइमेटा की, प्लाइमेटा में अगर मैं बात कर लूँ अर्ली प्लाइमेटा की, तो अर्ली प्लाइमेटा में अलग अलग क्या देते हैं ऑर्गन्स के होमोलोगस होने पे, मॉलिक्यूल्स के होमोलोगस होने पे, मॉलिक्यूलस होमोलॉजी क्या होती है? मॉलिक्यूलर होमोलॉजी। अभी हम लोग ने बात की थी होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में, जहाँ पे जो आपके ऑर्गन्स थे वो सेम ओरिजिन के थे, पर क्या देते हैं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर लेते। वैसे ही अगर आप में कोई प्रोटीन है, कोई आरएनए है, कोई ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल है जो सेम ओरिजिन के हैं पर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो आपके कहला जाते हैं मॉलिक्यूलर होमोलॉजी। जैसे जो एप्स लेते हैं और ह्यूमंस लेते हैं, इनमें जो प्लाज्मा जो है बता देते हैं, प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन वो 99% सेम ओरिजिन के लेते हैं पर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर लेते हैं। वहीं अगर मैं बात कर लूँ मैन और एप्स की, तो इनके जो क्रोमोसोम है वो सेम ओरिजिन से आए हैं पर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक दे लें। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में जो आरएनए है वो 16S और 18S बता देते हैं। 18S आपका यूकैरियोट में लेते हैं, 16S प्रोकैरियोट में लेता है, हाँ कि ना। तो सभी यूकैरियोट में जो आरएनए है 18S वाला उसमें सेम सीक्वेंस है, प्रोकैरियोट्स में भी सेम सीक्वेंस है 16S वाले आरएनए में। तो इससे क्या हुआ? इससे जो क्या हुआ, क्या काम सेम हुआ? आंसर है नहीं। ओरिजिन सेम है क्योंकि सीक्वेंस सेम है, ऑब्वियस सी बात है। न्यूक्लियोटाइड जिस हिसाब से अरेंज है उसी हिसाब से इनकी सीक्वेंस है, मतलब सेम ओरिजिन है, पर क्या अलग है? फंक्शन से अलग है, हाँ कि ना। तो अर्ली प्लाइमेटा से आपके लेमूल निकला, या आगे पढ़ेंगे होता क्या है। लेमूल एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म है, क्या निकला? लॉलेस निकला, हाँ कि ना, लॉलेस निकला, तालसेल निकला, और निकला तालसेल निकला, हाँ कि ना। ये सर टालसिल निकला, और क्या निकला? और निकला आपका न्यू वर्ल्ड मंकी। और आपका कौन निकला? न्यू वर्ल्ड मंकी। न्यू वर्ल्ड मंकी याद है ना, जिसमें ईस्टर साइकिल होती है, मैंने बताया था। ह्यूमन इवोल्यूशन में आपका ओल्ड वर्ल्ड मंकी निकला जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जिनमें बता देते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, हाँ कि ना। समझ में आया? ओल्ड वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी, हाँ कि ना। यस सर। और क्या निकला? इससे निकले ह्यूमंस और एप्स, और ओल्ड वर्ल्ड मंकी के साथ साथ कौन निकले? ह्यूमन निकले एंड एप्स निकले, हाँ कि ना। यस सर। समझ में आया? तो यहाँ पे ये जो अर्ली प्लाइमेटा है ये एक कॉमन ओरिजिन है, कॉमन एंसेस्ट्री है, जिससे अलग अलग नीड के हिसाब से, अलग अलग हैबिचुअल इन्वायरमेंटल बिहेवियर के हिसाब से अलग अलग स्पीसीज का ओरिजिनेशन हुआ ड्यू टू अलग अलग एडेप्टेशंस, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर, समझ में आया? यस सर। तो यहाँ से हमें क्या मिला? हमें यहाँ से बेसिकली आपको मिल गया कि ये एक इवोल्यूशन का आपको क्या मिल गया? एविडेंस मिल गया। ये आपको क्या मिल गया? एक इवोल्यूशन का एविडेंस मिल गया, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। बंदों तो बात करनी है, चाहते थे इतनी सारी चीजों की तो हम लोग ने बात कर ली। अब हम लोग तो जो हम लोग कल एविडेंसेस देख रहे थे, एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव
मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। जब आप मॉर्फोलॉजी बाहरी स्ट्रक्चर और बता देते हैं, एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करते हैं और उनसे जब एविडेंसेस निकालते हैं तो वो इस एडेन के अंदर आते हैं। तो इसमें कौन कौन से एविडेंसेस इन्वॉल्व होते हैं? एक होते हैं होमोलोगस ऑर्गन, फिर जिनके बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी कल पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में। अब हम लोग तो बात करनी है एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में। एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में, उससे पहले अगर मैं होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में ही एक और बात करना चाहूँ, अगर मैं उसी से एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में ही ये बात करना चाहूँ, यानी एनालॉगस ऑर्गन्स से पहले होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में ही ये बात करना चाहूँ, तो यहाँ पे एक चीज आ जाती है कि एनसीईआरटी जो है ये बर्बाद हो जाती है। पता नहीं क्यों, क्यों बर्बाद हो जाती है, हो गया थी। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दें। तो यहाँ पे थॉर्न्स ऑफ बोगनविला आप देखेंगे तो ये एक्सिलरी बर्ड से निकला है, और वहीं अगर मैं टेंडरिल्स ऑफ कोकुलबीटा की बात करूँ तो ये भी आपके इधर से ही निकला है। देखो, एक्सिलरी बर्ड से ही निकला है, एक्सिलरी बर्ड से ही निकला है। तो दोनों का ओरिजिन सेम है पर जो फंक्शन है वो डिफरेंट है, इसीलिए ये होमोलोगस ऑर्गन्स है। होमोलोगस ऑर्गन्स अलग अलग ऑर्गेनिज्म में स्टडी किए जा रहे हैं। ये जितने भी वो हैं एविडेंसेस, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। जैसे वहीं अगर मैं ह्यूमन के हैंड की बात करूँ तो देखो, ये ह्यूमरस, ये लेडियस, ये अल्ना, फिर कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस। वैसे ही चीता में भी ये आपका ह्यूमरस, ये लेडियस और फिर ये अल्ना, ये कार्पल, ये मेटाकार्पल और ये फेलेंजेस। वैसे ही व्हेल में भी ये आपका ह्यूमरस, ये लेडियस, ये अल्ना, ये कार्पल, ये मेटाकार्पल और ये फेलेंजेस। वैसे ही बैट में भी ये आपका ह्यूमरस, ये आपका लेडियस और फिर ये छोटा वाला अल्ना, फिर ये आपका कार्पल, फिर मेटाकार्पल और फिर फेलेंजेस। तो देखो, सब में क्या ओरिजिन सेम है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर बोन का सेम है। हाँ, फंडामेंटल जो बोन का कंपोजिशन है वो सेम है, पर क्या जो आगे का और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो बॉडी के हिसाब से? आंसर है यस। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, और क्या काम भी डिफरेंट है? आंसर है यस। चीता का जो फोर आर्म है वो उसे भागने में मदद करता है, पर ह्यूमन में मदद नहीं करता। वेल में जो फोर आर्म है वेल का, फ्लिपर्स में मॉडिफाई हो गया है और उसे ताते हैं तैरने में मदद कर रहा है, पर ह्यूमन में तैरने में मदद वैसा नहीं करता जैसा वेल में करता है, हाँ कि ना? तो यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस हैं, बट ओरिजिन क्या है? कॉमन है। ओरिजिन क्या है? कॉमन है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? समझ में आया? यहाँ ओरिजिन क्या है? कॉमन है। यहाँ ओरिजिन क्या है? कॉमन है। तो अगर मैं बात करूँ, अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ, अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ, देखो यहाँ पे अगर दिखाऊं कहाँ गया था, चलो यार रहने देते, वो बाद में देख लेंगे। बता देते हूँ, इस एनसीईआरटी से वो देख रहा था मैं। होमोलोगस का डेफिनेशन ये है, हाँ। हैंड्स इन एनिमल, यहीं पे था पर बाद में देख लेंगे ना, ठीक है? अब समझ में आया? मैं ये इसी डायग्राम की पिछली क्लास में बात कर रहा था, ये आपको बता दिया, हाँ कि ना? आज अल्लो तो क्या करना है? आज अल्लो तो करना है एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में। आज अल्लो तो किसके बारे में करना है? आज अल्लो तो एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में करना है। तो एनालोगस ऑर्गन में जो शब्द आया है एनालोगस, ये किस शब्द से आया है? ये आया है आपका शब्द एनालॉजी से। ये आया है किससे? एनालॉजी से, हाँ कि ना? तो बेसिकली समझो, होमोलोगस ऑर्गन्स हो क्या लेते हैं? जिनका ओरिजिन सेम है पर जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। पर एनालोगस ऑर्गन होमोलोगस ऑर्गन्स के जस्ट अपोजिट होते हैं। इनका जो ओरिजिन है, इनका जो ओरिजिन है, इनका जो ओरिजिन है कि ये बता देते हैं एम्ब्रियो की किस लेयर से ओरिजिनेट हुए हैं, ये सब डिफरेंट है। ये सब क्या है? डिफरेंट है। ये सब क्या है? डिफरेंट है। बट इनका जो वो है फंक्शन जो है, इनका जो फंक्शन जो है वो क्या है? सेम है। इनका फंक्शन क्या है? सेम है। मतलब काम सेम करे, सेम काम करे, बट डिफरेंट ओरिजिन का हो तो उन्हें बोला जाता है एनालोगस ऑर्गन। उन्हें क्या बोला जाता है? एनालोगस ऑर्गन। मतलब डिफरेंट ओरिजिन बट सिमिलर फंक्शन, डिफरेंट ओरिजिन बट सिमिलर फंक्शन, डिफरेंट ओरिजिन बट सिमिलर फंक्शन। तो ये होते हैं एनालोगस ऑर्गन। इसमें अगर मैं एग्जांपल में जाऊं तो आपका क्या आ जाएगा?
अगर इसमें अगर एग्जाम्पल में जाऊं अगर इसमें एग्जाम्पल में जाऊं तो एग्जाम्पल से समझते हैं पहले की बात इसकी कि अगर इसके एग्जाम्पल में जाऊं तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, हाँ कि ना, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, हाँ कि ना, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, हाँ कि ना, यस सर, बटरफ्लाई एंड बस, हाँ कि ना, यस सर। अब बेसिकली समझो ये बात ही समझ लो, मेरी बात ये एक ही बात समझ लो कि जो बटरफ्लाई है वो है क्या। बटरफ्लाई आपका आल्टो पौधा है और बस क्या है आपका कॉल देता है। अगर एनिमल किंगडम आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बटरफ्लाई है क्या। बटरफ्लाई आपका आल्टो पौधा है, क्या है, आल्टो पौधा है, हाँ कि ना, यस सर। और वहीं आपका जो बर्ड है वो आपका क्या है, कॉल देता है, वो आपका क्या है, कॉल देता है। तो क्या आल्टो पौधा और कॉल देता बहुत डिफरेंट नहीं हो गया, आंसर है यस। वैसे ही जो विंग्स है बटरफ्लाई की और बर्ड्स की दोनों किस में मदद कर रही है, ये दो विंग्स जो है ये किसके काम आ रही है, ये फ्लाई करने के काम आ रही है, ये किस उड़ने के काम आ रही है, फ्लाई करने के काम आ रही है, हाँ कि ना। बट अगर देखोगे तो बटरफ्लाई में जो विंग्स हैं वो किसी और मटेरियल के बने रहते हैं और बर्ड्स में जो विंग्स हैं वो फोर लिम्ब का वो लेते हैं मॉडिफिकेशन। बस में जो सामने के हाथ हैं वो मॉडिफाई हो गए हैं विंग्स में, पर बटरफ्लाई में ऐसा नहीं है। बटरफ्लाई में वो अलग लेते हैं, वो मॉडिफिकेशन नहीं लेते उनके लिम्ब के, वो उनके पीठ से निकलते रहते हैं, हाँ कि ना, वो उनके बैक से निकलते रहते हैं, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। तो मतलब यहाँ पे जो विंग्स हैं, यहाँ पे जो पंख हैं बटरफ्लाई के और ताते थे बर्ड के, चिड़िया के, दोनों अलग अलग ओरिजिन थे पर काम क्या है, सेम है। इसीलिए क्या ये एनालोगस ऑर्गन है, आंसर है यस। क्या ये एनालोगस ऑर्गन है, आंसर है यस। ठीक है। अगर मैं सेकेंड एग्जांपल में जाऊं, अगर मैं सेकेंड एग्जांपल में जाऊं तो आई ऑफ ऑक्टोपस, आई ऑफ ऑक्टोपस, आई ऑफ ऑक्टोपस, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड ऑफ मैमल्स, एंड ऑफ मैमल्स, हाँ कि ना, यस सर, एंड ऑफ मैमल्स, हाँ कि ना, यस सर। अगर आप ऑक्टोपस और मैमल की आई देखेंगे तो दोनों का काम क्या है, दोनों का काम है विजन, दोनों का काम क्या है, विजन, दोनों का काम क्या है, विजन, हाँ कि ना, दोनों का काम क्या है, विजन, देखना दोनों का काम है, देखना, हाँ कि ना। पर जो ऑक्टोपस है और ये मैमल है क्या दोनों की आई सेम है, आंसर है नहीं, आंसर है नहीं। दोनों की आई का जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है। आपको ये नहीं जानना किससे ओरिजिनेट होता है, बस ये जान लो कि दोनों का जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है। मैमल की आई में ब्लाइंड स्पॉट लेता है। अगर क्लास 11 क्लास 10 थोड़ा सा याद होगा तो आपको पता होगा मैमल्स की जो आई है उसमें एक ब्लाइंड स्पॉट लेता है जहाँ पे उसे दिखाई नहीं देता एक एंगल पे, हाँ कि ना, हाँ कि ना, या एक दूरी के बाद दिखाई नहीं देता, वो आपका ब्लाइंड स्पॉट है। पर ऑक्टोपस में ब्लाइंड स्पॉट नहीं रहता। अगर कोई आरपीजी गेम खेला होगा या बता देते हैं गन वाले गेम खेला होगा, गन वाले बंदूक वाले, तो उनसे पता होगा ब्लाइंड स्पॉट होता क्या है, वो समझ ही पाला होगा, हाँ कि ना, यस सर। अगर आगे चलते हैं तो बात करते हैं फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, हाँ कि ना। जो फ्लिपर्स हैं पेंगुइन के, पेंगुइन के फ्लिपर जो हैं और डॉल्फिन के फ्लिपर जो हैं, अगर आप देखें तो दोनों के ही फ्लिपर स्विमिंग करने के काम आले। पर क्या दोनों का ओरिजिन सेम है, दोनों के फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम है, आंसर है बिल्कुल भी नहीं, आंसर है बिल्कुल भी नहीं, हाँ कि ना। दोनों के तादादे हैं, फंक्शन तो सेम है क्या, तादादे स्विम करना, पर दोनों के जो ओरिजिन है फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। दोनों के जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर हैं और जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है। तो काम क्या है, स्विमिंग करना, काम क्या है, स्विमिंग करना, हाँ कि ना, यस सर। और आगे चलते हैं फोर्थ एग्जाम्पल में। तो कल मैंने एक एग्जाम्पल लिया था किसका, पोटैटो एंड जिंजर का, पोटैटो एंड जिंजर का। पोटैटो एंड जिंजर होमोलोगस ऑर्गन्स थे, क्यों, क्योंकि उन लोग का ओरिजिन सेम था, वो दोनों ही मॉडिफाइड रूट थे।
पर स्टोरेज अलग अलग चीजें इसकी कर रहे थे, मतलब फंक्शन अलग था। वैसे ही यहाँ पे एक एग्जांपल लूंगा स्वीट पोटैटो, वहीं यहाँ पे एक एग्जांपल लूंगा स्वीट पोटैटो, हाँ कि ना? यस सर। यहीं पे एग्जांपल लूंगा स्वीट पोटैटो, हाँ कि ना? यस सर। और पोटैटो की, तो स्वीट पोटैटो और पोटैटो जो है दोनों का ओरिजिन अलग है। स्वीट पोटैटो और पोटैटो दोनों का ओरिजिन अलग है, पर दोनों का काम क्या है? दोनों का काम है स्टोरेज करना, स्टोरेज ऑफ फूड करना। जिंजर स्टोरेज ऑफ फूड नहीं कर रहा था, पर वो कॉमन ओरिजिन का था, इसलिए जिंजर एंड पोटैटो जो है वो होमोलोगस ऑर्गन थे। पर यहाँ पे जो है पोटैटो जो है और टारगेट स्वीट पोटैटो दोनों ही स्टोरेज कर ले, दोनों ही अपने अंदर स्टोर कर ले। पर जो पोटैटो है, ये है क्या? ये है बेसिकली आपका लूट का ये है बेसिकली आपका शूट का मॉडिफिकेशन, हाँ कि ना? यस सर। मैंने अभी गलती से पोटैटो और जिंजर में बोल दिया था कि दोनों लूट के मॉडिफिकेशन है, आंसर है नहीं, दोनों शूट के मॉडिफिकेशन है। अभी मैंने मुंह से फंबल हो गया था कि पोटैटो और जिंजर जो है वो शूट के मॉडिफिकेशन हैं, और दादेदे हैं दोनों शूट के मॉडिफिकेशन होने के बाद भी एक पोटैटो जो है वो स्टोरेज कर रहा है और जिंजर स्टोरेज नहीं कर रहा है, इसलिए दोनों होमोलोगस ऑर्गन थे। पर जो स्वीट पोटैटो और पोटैटो जो यहाँ एनालोगस में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे दोनों ही स्टोरेज कर रहे हैं, बट दोनों का ओरिजिन अलग है। पोटैटो जो है वो आपका शूट का मॉडिफिकेशन है, पर स्वीट पोटैटो आपका लूट का मॉडिफिकेशन है। स्वीट पोटैटो आपके लूट का मॉडिफिकेशन है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर, समझ में आई इतनी बात? स्वीट पोटैटो जो है वो आपके लूट का मॉडिफिकेशन है और स्टोरेज कर रहा है, पोटैटो आपके शूट का मॉडिफिकेशन है और स्टोरेज कर रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ स्टिंग ऑफ स्कॉर्पियन एंड बी की, तो दोनों ही प्रोटेक्शन के काम आते हैं। जो बिच्छू है उसका भी जो डंक है वो उसके प्रोटेक्शन के लिए है, और जो मधुमक्खी है उसका भी जो डंक है वो मधुमक्खी के प्रोटेक्शन के लिए है, पर दोनों का ओरिजिन, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। दोनों का ओरिजिन, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, हाँ कि ना? तो ये किस लिए है स्टिंग? बेसिकली समझो, ये जो स्टिंग है ये प्रोटेक्शन के लिए, ये किसके लिए है? प्रोटेक्शन के लिए। ये किसके लिए है? प्रोटेक्शन के लिए, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। तो एक बात देखो यहाँ पे हुआ क्या, जैसे आपका स्वीट पोटैटो और पोटैटो, ये आया आपका स्वीट पोटैटो और ये आया पोटैटो, हाँ कि ना? और दोनों एक ही काम करने लगे, हाँ कि ना? स्टोरेज करने लगे, हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आए बट सेम फंक्शन करने लगे। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आए, सेम फंक्शन करने लगे। क्यों करने लगे? या तो इनका हैबिटेट सेम था, या सेम इन्वायरमेंटल नीड थी, सेम हैबिचुअल नीड थी, हाँ कि ना? जो नीड थी वो सेम थी, हाँ कि ना? तो इसे बोला जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसे क्या बोला जाता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसे क्या बोला जाता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसे क्या बोला जाता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कि आपके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है बट आप काम सेम करने लग जाओ क्योंकि आपका हैबिटेट सेम है, हाँ कि ना? तो यहाँ पे एक, हाँ कि ना? इसे बोला जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसे क्या बोला जाता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो मतलब डिफरेंट स्पीशीज आती हैं सिमिलर हैबिटेट में या सिमिलर नीड होने के कारण सिमिलर एनवायरनमेंट में, और एक जो है तादादे हैं उनसे निकलती है सिमिलर स्पीशीज या अलग अलग स्ट्रक्चर्स आते हैं सिमिलर नीड में, सिमिलर एनवायरनमेंट में, और उनसे निकलता है क्या? सिमिलर फंक्शन। की तादादे दोनों ही स्टोरेज कर लें। अब किस चीज का स्टोरेज कर लें वो अलग अलग हो सकता है, पर क्या स्टोरेज कर लें? आंसर है यस, आंसर है यस, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। वहीं अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे देखो कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो हम लोग होमोलोगस में पढ़ रहे थे, जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हम लोग होमोलोगस में पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे आपको एक कॉमन एंसेस्टर मिल जा रहा था। यहाँ पे आपको एक कॉमन एंसेस्टर मिल जा रहा था, हाँ कि ना? यस सर। पर यहाँ पे कन्वर्जेंट में आपको कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं मिल रहा है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे हो रहा है एनालॉगस में आपको कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे हो क्या रहा है? डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सिमिलर एडेप्टिव फीचर शो कर रहे हैं उनके हैबिटेट के प्रति,
उनके हैबिटेट के प्रति, क्योंकि उनका हैबिटेट या सेम है या हैबिटेट में सर्वाइव करने की रिक्वायरमेंट सेम है। सुनना ध्यान से, यहाँ पे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में कॉमन एंसेस्ट्री तो नहीं है, एनालोगस ऑर्गन में कॉमन एंसेस्ट्री तो नहीं है, पर डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो सेम एडेप्टिव फीचर या सिमिलर एडेप्टिव फीचर शो कर रहे हैं, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट सिमिलर है या सेम है, या एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने की कंडीशन सिमिलर है या सेम है। हाँ कि ना, हाँ कि ना? यस सर, समझ में आया, समझ में आया। यस सर। तो अगर मैं इसमें एक एनसीईआरटी का एग्जांपल लूं, अगर मैं इसमें एक एनसीईआरटी का एग्जांपल लेना चाहूं, तो यहाँ पे एनसीईआरटी जो है वो एक डायग्राम बनाती है, एनसीईआरटी जो है वो एक डायग्राम बनाती है। 2 मिनट रुकना। अरे यार हो जाना थी। हो जाती, हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये जो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले मैमल्स को क्या बोला जाता है, सुनना। 2 मिनट सुनो। क्या होता है बेसिकली समझो, ऑस्ट्रेलियन मैमल्स को मार्supial मैमल्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पास पाउच होता है अपने बच्चों को कैरी करने के लिए। इनके पास जो न्यू बॉर्न बच्चे हैं उन्हें कैरी करने के लिए यहाँ पे पाउच सलीका होता है, जैसे कंगारू आपने देखा है। तो इन्हें बोला जाता है ऑस्ट्रेलियन मार्supial। तो ये बताओ कि क्या ये जो मोल है और मार्supial मोल है दोनों सिमिलर है? आंसर है यस। दोनों का काम क्या है? दोनों का काम है बलो करना। हाँ कि ना? दोनों का काम क्या है? बलो करना, मतलब मिट्टी में छेद खोदना। तो दोनों क्या है? बलोअल है। तो क्या दोनों का काम सेम है? आंसर है यस। आंसर है यस। हाँ कि ना? दोनों का काम सेम है। सुनना, दोनों का काम सेम है, पर क्या दोनों के जो वो है स्ट्रक्चर्स और ओरिजिन डिफरेंट है? आंसर है यस। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों आपस में वो शो कर ले कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। दोनों आपस में क्या शो कर ले? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। दोनों आपस में क्या शो कर ले? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। वैसे ही अगर मैं एंट ईटर की बात करूँ और ये नमबैट, ये ऑस्ट्रेलिया के एंट ईटर की बात करूँ, तो दोनों का काम क्या है? एंट ईटर के फॉर्म में। हाँ कि ना? ये लोग चींटी के ऊपर फीड करते हैं, एंट ईटर है दोनों। हाँ कि ना? यस सर। तो क्या दोनों का फंक्शन सेम है? आंसर है यस। पर क्या दोनों के स्ट्रक्चर सेम है? आंसर ये भी यस। मतलब ये भी आपस में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर लें। वैसे ही आपका माउस शो करेगा और वैसे ही आपका मार्supial माउस शो करेगा। दोनों माउस हैं, पर ता देते हैं यहाँ पे दोनों का ओरिजिन और फंडामेंटल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। वैसे ही आपका लेमूर और स्पॉटेड कैकस है, दोनों ही पेड़ में चलते हैं, दोनों ही पेड़ में क्लाइंबल हैं। हाँ कि ना? पर क्या दोनों के ओरिजिन और स्ट्रक्चर डिफरेंट है? आंसर है yes। वैसे ही आपका फ्लाइंग स्क्विरल और फ्लाइंग फेलेंजल है, वैसी बॉबकैट और टास्मेनियन टाइगर है, वैसी वुल्फ और टास्मेनियन वुल्फ है। तो ये आपस में क्या शो कर रहे हैं? एक प्लेसेंटल मैमल, जो प्लेसेंटा में अपने न्यू बॉर्न ता होता है मैमल्स में, आपको पता है कि वोम्ब में रहता है तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, तो वहां पे न्यू बॉर्न की देखभाल की जाती है। पर मार्supial मैमल्स में इनके पास न्यू बॉर्न जब पैदा हो जाता है उसके लिए उन्हें कैरी करने के लिए पाउच रहता है। तो ये दोनों एक प्लेसेंटल मैमल और एक ऑस्ट्रेलियन मार्supial, ये एक मार्supial मैमल आपस में क्या शो कर ले? ये दोनों आपस में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर ले। क्या शो कर ले? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। पर वहीं अगर मैं बात करूँ सभी प्लेसेंटल मैमल्स की, इन लोग का देते हैं, इन लोग का क्या ओरिजिन सेम होगा? आंसर है यस। तो सभी में प्लेसेंटा बन रहा है, मतलब इनमें कॉमन फीचर है, मतलब इनका ओरिजिन कहीं ना कहीं सेम होगा। पर क्या एंटीटल अलग डेवलप हो गया? क्या माउस अलग डेवलप हो गया? क्या लेमूर, टाइगर, ये सब अलग अलग तरीके से डेवलप हो गए? आंसर है यस। क्या बॉब कैट अलग डेवलप हो गया? क्या वुल्फ अलग डेवलप हो गया? आंसर है यस। मतलब इनके पास कॉमन एंसेस्ट्री है, पर ये सभी अपने अपने एनवायरमेंटल नीड के हिसाब से अलग अलग डेवलप हो गए। तो ये सब क्या शो कर लें? ये आपस में पूरे प्लेसेंटल मैमल्स आपस में क्या शो कर लें? ये आपस में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं। ये आपस में क्या शो कर लें? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ये आपस में क्या शो कर लें? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। वहीं अगर मैं सभी
ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की बात करूँ तो इनका भी जो है सभी पाउच कैलिकल है, मतलब सभी की एक कॉमन एंसेस्ट्री होगी, पर अपने अपने नीड्स के हिसाब से, अपने अपने एनवायरमेंटल नीड के हिसाब से इन लोग अलग अलग तरीके से डेवलप हो गए हैं। जैसे मार्सुपियल मोल अलग डेवलप हो गया है, ब्लेंडेड एंट ईडर अलग डेवलप हो गया है, हाँ कि ना, जिसे नमबैट बोल रहे हैं, मार्सुपियल लैट, स्पॉटेड कैकस, ऐसे अलग अलग डेवलप हो गए हैं, हाँ कि ना। तो ये भी आपस में क्या शो कर ले, ये भी आपस में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो कर ले, ये भी आपस में क्या शो कर लें, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, हाँ कि ना। ये भी आपस में क्या शो कर लें, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, हाँ कि ना। तो एक प्लेसेंटल मैमल उसी के नेस्ट के तादाद एक मार्सुपियल मैमल के साथ क्या शो कर रहा है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। पर प्लेसेंटल मैमल आपस में क्या शो कर ले, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, हाँ कि ना, हाँ कि ना। समझ में आया, समझ में आया, यस सर, हाँ कि ना। तो अन लोग ने एनालोगस ऑर्गन कर लिया, अन लोग ने क्या कर लिया, एनालोगस ऑर्गन कर लिया। अब अन लोग तो बात करनी है वेस्टिजियल ऑर्गन की। अब अन लोग तो किसके बारे में बात करनी है, वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में बात करनी है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में बात करनी है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते क्या है समझना, वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते क्या है समझना, बेसिकली समझो वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते क्या है। यहाँ पे ले लेता हूँ, हाँ ठीक है। देखो बेसिकली ये जो है इसी को कॉपी कर लेता हूँ ना एक बार, कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते क्या है समझना, होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स ध्यान से समझ लिए ना बात, अब आसान होगा, ठीक है। अब समझना वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में समझना, वेस्टिजियल वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में समझना। वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हमारे एंसेस्टर्स में तो काम के थे, जो हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों में, हमारे जो पूर्वज हैं उनमें क्या थे, उनमें काम के थे, उनमें क्या थे, काम के थे। पर हम में किसी काम के नहीं बचे, पर हम में किसी काम के नहीं बचे। कैसे सर, जैसे बॉडी में जब आपने देखा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम बचपन में कभी पढ़ा होगा, तो ये आपका आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ कि ना, ऐसे आता है और वो आके जुड़ जाता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, हाँ कि ना, जो ऐसे जाता है और यहाँ लेक्टम में एनस के थ्रू खुल जाता है, हाँ कि ना। ये आपका होता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन आके जुड़ता है तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऐसा रहता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसे अपेंडिक्स बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। अब ये भी बताया जाता है कि इस अपेंडिक्स को रिमूव कर दो तो हमारे हम तब भी सरवाइव कर सकते हैं, हाँ कि ना, हाँ कि ना। मतलब ये ऐसा ऑर्गन्स है, ये ऐसा ऑर्गन है अपेंडिक्स, जो हमारी बॉडी में है पर किसी काम नहीं आला, हमारे किसी काम नहीं आला। अपेंडिक्स को रिमूव कर दो तब भी हम वैसे ही नॉर्मली जैसे जी लेते हैं वैसे ही जिएंगे, हाँ कि ना, कोई लद्दी भल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हाँ कि ना। तो अपेंडिक्स कैसा ऑर्गन हुआ, ऐसा ऑर्गन हुआ जो हमारी बॉडी में तो है पर किसी काम नहीं आला। तो ऐसे ही ऑर्गन्स को बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। पर ये हमारी बॉडी में है, इसका मतलब कभी ना कभी पुराने जमाने में या कभी ना कभी हमारे पूर्वजों में इसका काम होगा, हाँ कि ना, कभी ना कभी पूर्वजों में इसका काम होगा, हाँ कि ना, यस सर। अगर मैं बात करूँ तादेदेक कैटल्स की, तो कैटल्स में अपेंडिक्स जो है या तादेदेक दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उनमें अपेंडिक्स काम करता रहता है। क्यों काम करते रहते हैं, क्योंकि इसमें रहते हैं सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया, कंटेन करते लगता है ये उन ऑर्गेनिज्म में, और वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने की मदद करते हैं। पर हम ऐसा खाना खाते ही नहीं जिसमें सेल्यूलोज हो, हाँ कि ना, वैसा जो हम लोग तो अपेंडिक्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो ह्यूमन ने इवोल्यूशन के दौरान अपेंडिक्स का जो फंक्शन है वो किसी काम का नहीं बचा ह्यूमन में। तो अपेंडिक्स हमारे में क्या हो गया है, ऐसा ऑर्गन हो गया जो बस है, बस ये बता रहे थी पहले कभी हम में ये ऑर्गन काम करता पर अब किसी काम का नहीं है, हाँ कि ना। तो ऐसे ऑर्गन्स को बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ऐसे ऑर्गन्स को क्या बोला जाता है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोला जाता है।
ऐसे ऑर्गन्स को क्या बोला जाता है? वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोला जाता है। ऐसे ऑर्गन्स को क्या बोला जाता है? वेस्टिजियल ऑर्गन्स को बोला जाता है। हाँ कि ना? तो इन ऑर्गन्स को बोला क्या जाता है? ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन रिड्यूस्ड फॉर्म। ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन रिड्यूस्ड फॉर्म मतलब ऑर्गन्स क्या है? ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है, मतलब इनका जो एक्चुअल काम था अब ये काम नहीं आ रहे, तो इन्हें इनका साइज भी छोटा हो गया है, या इनका जो काम करने का स्ट्रक्चर था वो भी बर्बाद हो गया है। तो ये क्या बोला जा रहा है? ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है, या ये कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे। डू नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन। डू नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन। हाँ कि ना? डू नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन। ये कोई भी फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म नहीं कर रहे। ये कोई भी फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म नहीं कर रहे। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, ठीक है। ये हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, पर क्या ये हमारे एंसेस्टर में परफॉर्म करते थे? आंसर है यस। बट फंक्शनल इन एंसेस्टर, बट हमारे जो एंसेस्टर थे उनमें ये जो है ये फंक्शनल थे। बट जो हमारे एंसेस्टर थे उनमें ये क्या थे? फंक्शनल थे। हाँ कि ना? उनमें ये क्या थे? फंक्शनल थे। हाँ कि ना? जो हमारे एंसेस्टर थे, जो हमारे पूर्वज थे, उनमें ये क्या थे? फंक्शनल थे। हाँ कि ना? यस सर। तो ऐसे ऑर्गन्स को बोला जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ऐसे ऑर्गन्स को क्या बोला जाता है? वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोला जाता है। ऐसे ऑर्गन्स को क्या बोला जाता है? वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोला जाता है। हाँ कि ना? यस सर। ऐसे ऑर्गन्स को क्या बोला जाता है? वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोला जाता है। मतलब ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कभी ना कभी हमारे एंसेस्टर में पूरे तरीके से फंक्शनल थे, पूरे तरीके से डेवलप थे, पर हम में बस उनके कुछ सिंबल्स के फॉर्म में ही बचा है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? जैसे जैसे अगर आपने कभी आंख अपनी मिरर में देखी होगी, या तारे ह्यूमन आई का डायग्राम देखा होगा, तो यहाँ पे हल्का पिंक कलर का स्ट्रक्चर लेते हैं। ये तो आपकी आँख की पोतली हो गई, हाँ कि ना? तो यहाँ पे एक पिंक कलर की मेम्ब्रेन रहती है, इसे बोला जाता है निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। ये जो है ये जो है ये ठीक है। तो ये है क्या? ये निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन है। ये है क्या? ये निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन है। कभी आप तो पता होगा कि ये बोला जाता है जितनी भी लाइफ है वो पानी से ओरिजिनेट हुई है। कभी ना कभी हम जो थे वो पानी में ही रहते थे। तो ये निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन असल में क्या कहते हैं, हम आंखों को पानी में कवर कर आंखों में जब आप ऐसे पानी में कूदोगे तो आप तो साफ नहीं दिखेगा, पर अगर आप गॉगल्स लगाते कूदोगे तो आप तो साफ दिखेगा। तो वही काम इस निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन का था कि ऑर्गेनिज्म में ताकि वो एक्वेटिक लाइफ में अपने एक्वेटिक फॉर्म में ताकि जब वो पानी में है तो वो साफ देख सके, वो साफ देख सके, उसे सही से दिखे, और आई को कोई हाई प्रेशर ऑफ वाटर के कारण डैमेज ना हो। तो ये निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन काम में आती थी। वैसे ही अगर आप बात करेंगे आपके ईयर पिन्ना की, अगर आपके बात करेंगे ये ईयर का, ये जो क्या है, ये ईयर का पिन्ना है। इसे क्या बोला जाता है? ईयर का पिन्ना बोला जाता है। ईयर का मस्कुलर पिन्ना। तो अगर आप गाय की बात देखेंगे, गाय को देखेंगे, तो वो अपने ईयर्स को हिलाते रहती है ताकि वो मॉस्किटो को इधर उधर भगा पाए, ताकि मच्छरों को इधर उधर भगा पाए। पर हम ह्यूमंस में हम अपने हाथ से ही भगा लेते हैं, हम खुद को क्लीन रखते हैं, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है इसे मूव करवाने की। इसीलिए कुछ लोगों का होता है, उसके बारे में भी बोलेंगे उस चीज को क्या बोलते हैं, पर नॉर्मली जो ह्यूमंस है उनका ये खुद से मूव नहीं होता है। हाँ कि ना? वहीं अगर मैं बात करूँ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की, तो अपेंडिक्स का पूरा नाम बोला जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोला जाता है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। हाँ कि ना? और इसका क्या बोला जाता है? तादेर निक्लिएटिन मेम्ब्रेन का पिलिका सेमील्यूनेलिस। पिलिका सेमील्यूनेलिस। और इसका नाम क्या है? मसल ऑफ पिन्ना का। मसल ऑफ पिन्ना का नाम है ऑलिक्यूलर मसल्स। ऑलिक्यूलर मसल्स। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है, अपेंडिक्स बस अब तादेते हैं। सेकेंडली लिम्फॉइड ऑर्गन की तरह काम आता है और किसी चीज में काम नहीं आता, और सेकेंडली लिम्फॉइड ऑर्गन की तरह भी इसकी बॉडी में ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर वहीं अब अगर आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट याद होगा तो आप में यहाँ पे
ये नीचे वर्टिब्रल कॉलम में ये ऐसा टेल बोन सलीका पला होगा, हाँ कि ना, जिसे हम लोग कॉकक्स बोलते हैं। जब हमारे पास टेल होती थी, जब हम बंडल जैसे थे, तो हमारे पास जब टेल होती थी तब ये काम आती थी, पर अब इसका कोई हमारी बॉडी में काम नहीं है। वहीं अगर बात करें, जब आप दांतों की बात करें, तो ये आपको क्या दिखेंगे, 4 इंसिजल दिखेंगे, हाँ कि ना। उसके बाद आपको ऐसा कैनाइन टूथ दिखेगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो ये जो कैनाइन टूथ है, इसकी हमें अब जरूरत नहीं है, कैनाइन टूथ की हमें अब जरूरत नहीं है, हाँ कि ना। जब हम बंदर के फॉर्म में थे तब हमें जरूरत लगती थी, हाँ कि ना, पर अब हमें जरूरत नहीं है, हाँ कि ना। या विजडम टूथ की बात करें, अगर आप विजडम टूथ की बात करें, अकल की दाल, तो इसकी भी हमें अब जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इतना टाइट, इतना क्रंची खाना खाते ही नहीं है कि हमें उसे चबाने के लिए, उसे ग्लेट करने के लिए, उसे मसलने के लिए विजडम टूथ जैसे मोलर्स की जरूरत पड़े, हाँ कि ना। यस सर। वहीं अगर बात करूँ बॉडी हेयर्स की, तो बॉडी हेयर्स की भी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम अपने कपड़े पहन लेते हैं। दूसरी बात, अब हम वैसे एनवायरनमेंट में नहीं जीते पेड़ पत्तों में कि हमें बॉडी एयर की जरूरत पड़े, ताकि इन हेयर्स में एयर ट्रैप रहे और हमें कूलिंग इफेक्ट आए, हाँ कि ना। यस सर। और निप्पल्स इन मेल बता देते हैं, यू मेल्स के चेस्ट के ऊपर निप्पल्स की भी अब जरूरत नहीं है, ना कभी थी। ये निप्पल्स इन मेल तो ये बताता है कि मेल और फीमेल में बता देते हैं, मोस्ट ऑफ दी जो क्रोमोसोम है, जिन्हें हम ऑटोजोम बोलते हैं, वो कॉमन है, हाँ कि ना। सिर्फ डिफरेंसेस जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं सिर्फ 2 क्रोमोसोम के नाम से, जिन्हें हम एलोजोम बोलते हैं, हाँ कि ना, हाँ कि ना। समझ में आई इतनी बात, हाँ कि ना। ये सर, समझ में आई। यस सर। तो मेल्स में निप्पल्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्लेस्ट फीड फीमेल्स में होता है, ब्लेस्ट फीड फीमेल्स में किया जाता है यंग वन को, हाँ कि ना। यस सर। 2 मिनट, ठीक है। समझ में आई इतनी बात। यस सर। ठीक है, तो वेस्टिजियल ऑर्गन समझ गए ना। ठीक है कि एविडेंसेस फॉर्म कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी का हम लोग ने 3 तो कर लिया था, होमोलोगस, एनालोगस और वेस्टिजियल ऑर्गन। आज हम लोग तो करना है कनेक्टिंग लिंक, एटाविज्म और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। तीनों आज ही के आज ही करने हैं। समझो, चालू करते हैं एटाविज्म से। किससे चालू करेंगे? एटाविज्म से चालू करेंगे, ठीक है। समझना, एटाविज्म, पहले इसका मतलब समझो एटाविज्म। और एक और बात बताता हूँ, एटाविज्म का दूसरा नाम क्या है? लिवर्जन। एटाविज्म का दूसरा नाम क्या है? लिवर्जन। क्या नाम है? लिवर्जन, हाँ कि ना। ये सर। अब लिवर्जन या सुनते क्या शब्द ध्यान में आता है कि लिवर्स हो गया? क्या ऐसी कोई कैरेक्टर जो लिवर्स हो गई? आंसर है यस। एटाविज्म और लिवर्जन मतलब ये होता है कि ऐसे कैरेक्टर जो आपके पूर्वज में प्रेजेंट थे और अभी जनरली नहीं पाए जाते, पर अचानक से वो कैरेक्टर हमारी ह्यूमन की पॉपुलेशन में एक में उभर आते हैं, कुछ में उभर आते हैं, वो कहलाते हैं एटाविज्म। जैसे मतलब समझो, कुछ रहते हैं, आपने स्कूल में अपने क्लास में कभी ना कभी देखा होगा, मैंने देखा है, जो दादाजी अपने कान को हिला पाए, जो अपने कान को हिला पाए, हाँ कि ना, कान को हिला पाए। क्या जो 99% ह्यूमन है वो हिला पाते? नहीं। पर क्या कुछ हिला पा रहे हैं? आंसर है यस। और ये कान को हिलाने की, ये कान का जो ईयर पिन्ना है, इसकी मसल जो है, जो हमें वो हो गई है, मतलब कि हमें खराब हो गई है, हमें वेस्टिजियल हो गई है, हम इसे नहीं हिला सकते। पर कुछ के पास अभी भी ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो हिला पाते अपने कान का पिन्ना, गाय जैसे हल्का। ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें ये कैरेक्टर अचानक से अपीयर हो गए। ये कैरेक्टर हमारे एंसेस्टर के पास था, अभी हमारी जनरल पॉपुलेशन में नहीं है। अब क्या हुआ कि एक पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल्स में आ गया, हाँ कि ना। तो इसे बोला जाता है एटाविज्म या लिवर्जन। जैसे कुछ में क्या होता है,
कुछ में क्या होता है समझना, क्या होता है समझना। हमारी बॉडी में हेयर, बॉडी हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, आंसर है यस। कुछ में तो है कम, कुछ में तो है ज्यादा, कुछ में तो जब बहुत ज्यादा रहते हैं। अब हमें पहले जरूरत पड़ती थी जब हम बंदर से इवॉल्व हो रहे थे, तब हमें जरूरत पड़ती थी बॉडी हेयर्स की इतनी ज्यादा, बॉडी को कूल रखने थे, बॉडी तो 10 वर्ष से प्रोटेक्ट करने थे। पर क्या अब हमें लगती है? नहीं। पर उनमें क्यों आ गया इतना ज्यादा बॉडी हेयर? क्योंकि उनमें एटाविज्म और लिवर्जन वाला फिनोमिना हुआ। एटाविज्म और लिवर्जन का मतलब ये होता है, ये एक फिनोमिना है जिसमें क्या होता है कि आपके एंसेस्टर के जो कैरेक्टर हैं वो आप में प्रेजेंट डे में दिखने लग जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल के बिल्कुल वैसे ही दिखेंगे, जैसे हम लोग चिंपांजी या बंदर एप से इवॉल्व हुए हैं तो एकदम उतने जितने ही बाल आ जाएंगे, आएंगे बाल ज्यादा आएंगे, पर उतने ज्यादा भी नहीं आ जाएंगे कि पूरा वो बंदर ही जैसे आ जाए उसमें, हाँ कि ना। उसमें बाल आएंगे, नॉर्मल पब्लिक से बहुत ज्यादा बाल आएंगे। उतने बड़े बाल आ जाएं कि पूरी बॉडी कवर हो जाए, उतना ज्यादा ना हो, नहीं होगा। आएंगे बाल अच्छे ज्यादा आएंगे, पर एकदम उतने भी ज्यादा नहीं कि वो पूरा उसके जैसे दिख जाए। या जो कान मूव कर पा लें, अपने ईयर पिन्ना को मूव कर पा लें, वो मूव कर पा लें, पर एक सर्टेन लिमिट तक ही, ऐसा नहीं थी बहुत ज्यादा। जैसे गाय मूव करती है या कोई और ऑर्गेनिज्म मूव करता है बंदर अंदर, वैसा मूव करने लग जाए, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर। तो आप में एंसेस्टर कैरेक्टर तो आ रहे हैं बट इन प्रेजेंट फॉर्म, आप में एंसेस्टर कैरेक्टर तो आ रहे हैं बट इन प्रेजेंट फॉर्म, आप में क्या हो रहे हैं? एंसेस्टर कैरेक्टर आ रहे हैं बट इन प्रेजेंट फॉर्म। तो एटाविज्म और लिवर्जन का मतलब क्या होता है? अपीयरेंस ऑफ अपीयरेंस ऑफ अपीयरेंस ऑफ एंसेस्टर कैरेक्टर, appearance of ancestral character, present appearance of ancestral character in present form, present day form, in present day form, हाँ कि ना? यस सर, इन प्रेजेंट डे फॉर्म, हाँ कि ना? यस सर, इन प्रेजेंट डे फॉर्म। समझ में आई? समझ में आई इतनी बात? यस सर। तो क्या होता है, कुछ एक पॉपुलेशन में कई बार क्या होता है, कुछ इंडिविजुअल्स में कुछ ऐसे कलेक्टर अचानक से अपीयर हो जाते हैं जिन्हें माना जाता था जो उनके एंसेस्टर में प्रेजेंट होते हैं, पर वो इवोल्यूशन के दौरान लुप्त हो गए हैं, हाँ कि ना? अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो पूरा एक कलम वाइज बता रहा हूँ कि क्या होता है, कुछ एक पॉपुलेशन में एक ग्रुप ऑफ स्पीशीज जो एक जगह ले लिए, वो वहाँ की पॉपुलेशन होती है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है, एक पॉपुलेशन में कई बार उसके कुछ इंडिविजुअल में ऐसे कैरेक्टर अपीयर होने लग जाते हैं जो माना जाता है कि बहुत पहले उनके एंसेस्टर में थे, और इवोल्यूशन के दौरान उस स्पीशीज से ये जो कैरेक्टर्स हैं ये गायब हो गए, ये गायब हो गए, हाँ कि ना? बट अचानक से कुछ इंडिविजुअल में अपीयर हो गए, तो इसी को बोला जाता है एटाविज्म या लिवर्जन। इसी फिनोमिना को क्या बोला जाता है? एटाविज्म और लिवर्जन। एटाविज्म और लिवर्जन प्रूव करते हैं कि जो एनिमल है वो किससे डेवलप हुआ, वो आप उससे रिलेशन बता सकते हो। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने ईयर पिन्ना को, अगर कोई ह्यूमन अपनी ईयर पिन्ना को मूव कर पा रहा है, इससे ये पता चलता है कहीं ना कहीं हम ऐसे ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं जो अपनी ईयर पिन्ना को मूव कर पा रहे हैं, हाँ कि ना, हाँ कि ना? समझ में आया? क्यों? क्योंकि अगर ये कलेक्टर आया है तो ये कलेक्टर कभी ना कभी तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगा ही होगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना? यस सर। समझ में आया? समझ में आया? तो जैसे हम कुछ न्यू बॉर्न्स में क्या लेते हैं, कुछ न्यू बॉर्न्स में टेल लेती है, एग्जाम्पल में क्या होगा? तेल। कुछ न्यूबॉर्न बेबीज में तेल लेता है, कुछ न्यूबॉर्न बेबीज में तेल लेता है, हाँ कि ना? पूछ लेती है हल्की, हाँ कि ना? यस सर। या बात करूं तो आपका जो वो है कैनाइन टीथ है, अभी कैनाइन टीथ कैसे लेता है? ये आपका इंसीजर है, सामने के 4 इंसीजर है और हल्का सा कैनाइन ऐसे लेता है, हल्का सा कैनाइन ऐसे लेता है, कुछ में अच्छा बड़ा हो जाता है, हल्का अच्छा बड़ा हो जाता है, शार्प हो जाता है। तो ये क्या है? आपका जो कैनाइन है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लॉन्ग है और पॉइंटेड है, हाँ कि ना? एक्स्ट्रा लॉन्ग और पॉइंटेड कैनाइन होना, ये हमें पहले जरूरत पड़ती थी, हमारे एंसेस्टर तो जरूरत पड़ती थी मानने के लिए। पर क्या अब जरूरत पड़ती है? आंसर है नहीं, आंसर है नहीं।
और ये इवोल्यूशन के दौरान ह्यूमन में से गायब हो गया। तो एक्स्ट्रा लॉन्ग और पॉइंटेड कैनाइन होना, पॉइंटेड कैनाइन टीथ होना, हाँ कि ना, पॉइंटेड कैनाइन्स होना, हाँ कि ना, समझ में आया। तीसरी बात जो है, तीसरा जो एग्जाम्पल आ जाता है वो आ जाता है कि आपकी जो ऑलिक्यूलर मसल्स हैं या पिन्ना की मसल्स हैं उनका फंक्शनल होना, उनका फंक्शनल होना, उनका क्या होना, फंक्शनल होना, फंक्शनल पिन्ना मसल्स, फंक्शनल पिन्ना मसल्स, हाँ कि ना, ये सब आपकी पिन्ना की मसल्स का फंक्शनल होना, आपकी पिन्ना की मसल्स का फंक्शनल होना, हाँ कि ना, यस सर, समझ में आई इतनी बात, यस सर। या आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा लॉन्ग बॉडी हेयर्स होना, लॉन्ग एंड एक्स्ट्रा बॉडी हेयर्स, एक्स्ट्रा एंड लॉन्ग ज्यादा सही है पर अब वैसे लिख दिया हूं तो यही रहने देता हूँ, एक्स्ट्रा एंड लॉन्ग बॉडी हेयर्स होना, हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, समझ में आया। पांचवा जो हो सकता है, पांचवा जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी देती है वो है सर्वाइकल फिस्टुला, मतलब हमें फेलेंजियल गिल स्लिट्स होना, फेलेंजियल गिल स्लिट्स होना, फेलेंजियल गिल स्लिट्स कई जन की नेक में क्या होता है, ये एक ह्यूमन का फेस है और यहाँ पे इसकी नेक है, तो कई बार कई ऑर्गेनिज्म, कई ह्यूमन के यहाँ पे नेक में ऐसे थोड़े से धब्बे सलीके लेते हैं, अलग से नोटिसेबल धब्बे लेते हैं, वो होते हैं गिल स्लिट्स, वो होते हैं गिल स्लिट्स। कॉल्डेस के एम्ब्रियो में गिल स्लिट्स होते हैं, हाँ कि ना, पर वो जैसे जैसे फीटस डेवलप करता है वो गायब हो जाते हैं। पर कुछ ह्यूमंस में वो अगर लह जाते हैं, कुछ एक बड़ी पॉपुलेशन में कुछ ह्यूमंस में लह जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वहां पे एटाविज्म दिखा है, वहां पे क्या दिखा है, एटाविज्म दिखा है। छठा एग्जाम्पल क्या होगा, छठा एग्जाम्पल होना थी फीमेल्स के पास एक्स्ट्रा निप्पल होना, हाँ कि ना, एक्स्ट्रा निप्पल होना, एक्स्ट्रा मेमोरी ग्लैंड्स होना फीमेल्स में, हाँ कि ना, समझ में आया, एक्स्ट्रा निप्पल्स एंड एक्स्ट्रा मेमोरी ग्लैंड्स होना फीमेल में। कई बार दिख जाता है ये प्रॉब्लम, ठीक है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन में कुछ में चंद में दिख जाता है, हाँ कि ना, समझ में आया, समझ में आया। इसे बोला जाता है एटाविज्म, इसे क्या बोला जाता है, एटाविज्म, हाँ कि ना। अब आता है कनेक्टिंग लिंक, अब क्या आता है, कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका आपको फॉसिल मिला है, जिनका आपको फॉसिल मिला है, और वो दो अलग अलग, वो बहुत ही ज्यादा दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को टुगेदर एक ही बॉडी में कैरी कर ले लेते हैं। उससे आपको ये पता चलता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे इवॉल्व हुआ है, कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे इवॉल्व हुआ है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो आप ऐसे एक वो बता पाते हो, लिंक बता पाते हो इवोल्यूशन तो समझाने के लिए, तो उसे बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक, हाँ कि ना। दो सेपरेट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर आपको किसी एक ऑर्गेनिज्म में मिल जाते हैं, हाँ कि ना। अब ये ऑर्गेनिज्म आपको जिंदा भी मिल सकता है, ये ऑर्गेनिज्म आपको फॉसिल के फॉर्म में भी मिल सकता है, मतलब इसकी जो स्पीसीज है वो एक्सटेंट हो गई, हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर। अब इससे ये पता चलता है कि जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है उससे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में ये वाला ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है। मतलब मान लो ये एक ग्रुप है ए ऑर्गेनिज्म का, ये एक स्पीसीज है ए ऑर्गेनिज्म की जो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, एक ये ऑर्गेनिज्म है बी, इसकी स्पीसीज है, और बी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, हाँ कि ना, उसके स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, फंक्शन करने का तरीका, मेटाबॉलिज्म, फिजियोलॉजी, ये सब बहुत ज्यादा है। तो ये बताओ कौन सा ज्यादा एडवांस है इन कंपेयर टू इवोल्यूशन, आंसर है बी। अब अगर मुझे बीच का एक ऐसा ऑर्गेनिज्म मिल गया है जिसके पास ए के भी कैरेक्टर है, जिसके पास बी के भी कैरेक्टर है, जैसे सी, तो इससे मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं बी ए से ही इवॉल्व हुआ है, कहीं ना कहीं बी जो है वो ए से ही इवॉल्व हुआ है, या ए ही आगे जाके इवोल्यूशन के दौरान बी में इवॉल्व हो गया है, ए ही आगे जाके बी में इवॉल्व हो गया है, या बी कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम ए से ही इवॉल्व हुआ है, समय के चलते कभी ना कभी जो बी है उसका इवोल्यूशन ए से ही हुआ है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, समझ में आया, समझ में आया, यस सर। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, अगर प्लांट किंगडम याद होगा,
अगर प्लांट किंगडम याद होगा तो वहां पे आपने पढ़ा होगा यूग्लिनॉइड के बारे में। किसके बारे में? यूग्लिनॉइड के बारे में। किसके बारे में? यूग्लिनॉइड के बारे में। उसमें एक एग्जांपल आता है यूग्लिना का। हाँ कि ना? यूग्लिना को माना जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा एंड प्लांट। हाँ कि ना? यूग्लिना को कनेक्टिंग लिंक माना जाता है बिटवीन प्रोटिस्टा एंड प्लांट। सेकेंड एग्जांपल क्या है? सेकेंड एग्जांपल है वायरस। वायरस को कनेक्टिंग लिंक माना जाता है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। इसे कनेक्टिंग लिंक माना जाता है लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में। हाँ कि ना? लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का इसे कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। हाँ कि ना? यस सर। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है पेलीपेटस का। वो है पेलीपेटस का। पेलीपेटस का नाम आपने पहली बार सुना होगा, तो इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बस ये जान लो, ये कनेक्टिंग लिंक है आपके एनिलीडा 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 हाँ कि ना? एंड आर्थ्रोपोडा के बीच का। एंड आर्थ्रोपोडा के बीच का। एनिलीडा और आर्थ्रोपोडा आपको एनिमल किंगडम से याद होगा। हाँ कि ना? यस सर। चौथा जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी लिखती है, पहली बात ये यूग्लिना वाला एग्जाम्पल एनसीईआरटी नहीं लिखती, पर मैं बता रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। दूसरी बात जो चौथा एग्जाम्पल एनसीईआरटी बोलती है वो है प्लोटेलो स्पॉन्जिया का। वो है किसका? प्लोटेलो स्पॉन्जिया का। वो किसका है? प्लोटेलो स्पॉन्जिया का। प्लोटेलो स्पॉन्जिया जो है वो प्लोटोजोआ और स्पॉन्जिया मतलब पॉलीफेला के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। स्पॉन्ज किसे बोलते हैं? स्पॉन्ज एनिमल किंगडम में हम लोग पॉलीफेला को बोलते हैं। तो ये किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है? ये ये प्रोटोजोआ एंड प्रोटोजोआ एंड आपके पॉलीफेला के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। हाँ कि ना? एंड पॉलीफेला के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। हाँ कि ना? वहीं अगर मैं पांचवें एग्जाम्पल की बात करूँ तो वहां पे मुझे एक नाम याद आता है नियोपिलीनिया का। नीलो नियोपिलीना नियोपिलीना हाँ कि ना? ये किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है? ये आपके एनिलिडा एंड मॉलस के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। ये एनिलिडा एंड मॉलस के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। हाँ कि ना? वहीं अगर मैं सिक्स्थ एग्जाम्पल की बात करूं तो सिक्स्थ एग्जाम्पल में मुझे याद आता है एक हेमिकॉल्डेटा का एग्जाम्पल जिसका नाम है बेलेनगुलोसस। बेलेनगुलोसस किसके बीच का वो है कनेक्टिव लिंक? ये बात याद रखो, नॉन कॉल्डेट्स में आखिरी जो फाइलम हम लोग पढ़ते हैं वो है हेमिकॉल्डेटा। हेमिकॉल्डेटा के बाद आता है कॉल्डेटा। मतलब कहीं ना कहीं नॉन कॉल्डेट्स और कॉल्डेट्स के बीच का ये कनेक्टिंग लिंक है। हाँ कि ना? नॉन कॉल्डेट्स और कॉल्डेट्स के बीच का ये कनेक्टिंग लिंक है। हाँ कि ना? नॉन कॉल्डेट एंड कॉल्डेट्स के बीच का ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। सेवेंथ एग्जाम्पल क्या है? सेवेंथ एग्जाम्पल है आपके प्लोटोटेलस का। किसका? प्लोटोटेलस का। किसका एग्जाम्पल है? प्लोटोटेलस का। जय माता रानी। जय माता रानी। ठीक है। प्लोटोटेलस का। प्लोटोटेलस है क्या? प्लोटोटेलस का दूसरा नाम है लंग फिश। ये आपके फिशेस और एम्फीबियस के बीच का फिशेस जय माता रानी। फिशेस एंड एम्फीबियंस के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। ये किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है? फिशेस एंड एम्फीबियंस का। हाँ कि ना? फिर वहीं मैं आठवां एग्जाम्पल देखूं
तो मुझे याद आता है सीओ मोरिया का। किसका? सी मोरिया का। हाँ कि ना? ये किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है? ये आपके ये आपके एम्फीबिया और लेप्टाइल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। ये आपके एम्फीबिया और लेप्टाइल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। एम्फीबिया एंड लेप्टाइल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। वहीं अगर मैं नाइन्थ एग्जाम्पल लूं तो मुझे आर्कियोप्टेलिक्स, जो मैं एक बार पहले भी बता चुका हूं समझाने के लिए, उसका पता चलता है। आर्कियोप्टेलिक्स का मुझे एग्जांपल याद आता है। और आर्कियोप्टेलिक्स किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है बेसिकली समझो। आर्कियोप्टेलिक्स आपके लेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। लेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। हाँ कि ना? यस सर। समझ में आया? और वहीं अगर मैं टेंथ एग्जाम्पल लूं तो वहीं पे मैं टेंथ एग्जाम्पल में आपको देता हूं एक ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है प्लेटिपस। हाँ कि ना? यस सर। प्लेटिपस का एक कार्टून भी आता था ना, वो बताते थे, अमेरिकन कार्टून था, हाँ शायद, हाँ। और एक आता है एकाइडिना, एक आता है एकाइडिना। हाँ कि ना? ये दोनों ऑर्गेनिज्म किसके बीच के कनेक्टिंग लिंक है? याद रखना, ये दोनों ऑर्गेनिज्म कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लेप्टाइल्स एंड मैमल्स, बिटवीन लेप्टाइल्स एंड मैमल्स। हाँ कि ना? यस सर। अब एक बात देखना, जब मैंने कभी भी लिखा, चाहे मैंने यूग्लिना लिखा, चाहे मैंने वायरस लिखा, चाहे मैंने पेलिपेथस लिखा, कोई भी एग्जाम्पल लिखा, वहां पे मैंने पहले सिंपल ऑर्गेनिज्म का नाम लिखा, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का नाम लिखा, ताकि ये याद रखा जा सके, बिना याद रखे भी कि किससे डेवलप हुआ है कौन। हाँ कि ना? कौन सा कनेक्टिंग लिंक क्या बता रहे हैं? यूग्लिना ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रोटिस्टा से ही प्लांट आया है। वायरस यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं नॉन लिविंग से ही लिविंग आया है, या लिविंग से ही नॉन लिविंग आया है। और आपका पेलिपेथस कहीं ना कहीं यही बता रहा है कि एनेलिडा से आल्टोपोडा आया है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? समझ में आया? समझ में आया? यस सर। अब एक बात समझना, अगर मैं इन दो एग्जाम्पल की स्टडी करूं तो मुझे क्या पता चल रहा है? लेप्टाइल से ही मैमल्स निकले हैं, और लेप्टाइल से ही आपके क्या निकले हैं? बर्ड्स निकले हैं। तो कुछ ऐसा सीन हुआ है क्या? मतलब कि लेप्टाइल से ही आपके मैमल्स निकले और लेप्टाइल से ही बर्ड्स निकले। तो ये आपके क्या हैं? ये आपके हैं अर्ली लेप्टाइल्स। ये आपके क्या हैं? अर्ली लेप्टाइल्स। हाँ कि ना? यस सर। ये आपको क्या मिले? अर्ली लेप्टाइल्स मिले। इसी से ऐसे इवोल्यूशन हुआ। हाँ कि ना? मॉडर्न लेप्टाइल्स में। हाँ कि ना? ये जो है ये आपके मॉडर्न लेप्टाइल्स हो गए। हाँ कि ना? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन के दौरान, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन या इवोल्यूशन की प्रक्रिया के दौरान क्या हुआ कि ये धीरे धीरे डेवलप हुआ। जब ये डेवलप हो रहा था तो ये अलग अलग स्टेजेस बना रहा था, अलग अलग बना रहा था, और उन स्टेजेस से नए नए ऑर्गेनिज्म निकल जा रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग तो कनेक्टिंग लिंक से दो स्टेज पता चलती है। एक आपको पता चलती है आर्कियोप्टेलिक्स, हाँ कि ना? और ये एक पता चलती है आपको किसके बारे में? एक पता चलता है प्लेटिपस के बारे में। एक आपको पता चलता है प्लेटिपस के बारे में। हाँ कि ना? तो आर्कियोप्टेलिस से कौन निकला? बर्ड निकला। आर्कियोप्टेलिस से एक ब्रांच निकली जो बर्ड बना दी, और प्लेटिपस से एक ब्रांच निकली, वो कहीं ना कहीं मैमल्स की तरफ इंडिकेट करती है कि लेप्टाइल्स मैमल से ही बने हैं। हाँ कि ना? हाँ कि ना? अब जरूरी नहीं कि हर एक बर्ड आर्कियोप्टेलिस से ही जुड़ी हो, नहीं, पर कहीं ना कहीं ये इंडिकेट होता है कि लेप्टाइल्स इतने सारे हैं, तो अलग अलग लेप्टाइल से कहीं ना कोई अलग बर्ड या मैमल बना होगा। हाँ कि ना? हाँ कि ना? समझ में आया? समझ में आई इतनी बात? बड़ा ध्यान से सुनने वाला टॉपिक था ये। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब आते हैं हम लोग सीधा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस पे। अब आते हैं सीधा हम लोग एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस के ऊपर। अब आते हैं हम लोग सीधा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस के ऊपर।
ठीक है, अब आते हैं सीधा हम लोग एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस के ऊपर। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, ऐसे एविडेंसेस, सुनना, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस मतलब बेसिकली समझो क्या होता है। कोई ऑर्गेनिज्म जब जाइगोट से बनता है तो जाइगोट से वो पहले क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, फिर वो एम्ब्रियो से फीटस बनता है, और फीटस से जाते वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो अगर एम्ब्रियो और फीटस के बीच का मतलब समझना है तो क्या है, एम्ब्रियो और फीटस के बीच का मतलब समझो। समझो एम्ब्रियो और बता देते हैं फीटस के बीच का मतलब समझना। एम्ब्रियो एम्ब्रियो और फीटस के बीच का मतलब समझा जाएगा, बहुत आसान मतलब है। हाँ कि ना? यस सर, एम्ब्रियो और फीटस के बीच का बहुत आसान मतलब है। जाइगोट क्या करता है, जाइगोट एक सिंगल सेल होता है जो क्लीवेज कर करते, क्या बनाता है आपका, एम्ब्रियो बनाता है। अब एम्ब्रियो क्या है, गुच्छा है सेल्स का। हाँ कि ना? जो आपका तादाद है इम्प्लांट हो गया या इम्प्लांट नहीं हुआ है, दोनों ही एम्ब्रियो है। हाँ कि ना? जाइगोट से बना हुआ सेल का गुच्छा एम्ब्रियो है। अब जब एम्ब्रियो डिवाइड करते जाएगा, जब इम्प्लांट हो जाएगा, फिर भी फर्दर डिवाइड करेगा, तब भी वो एम्ब्रियो ही कहलाएगा। हाँ कि ना? जब तक उसमें ऐसे करेक्टरिस्टिक वो नहीं हो जाते, क्या नहीं हो जाती, अपीयल नहीं हो जाते, जिससे आप पहचानने लगो कि ये जो है, ये जो बच्चा है, ये एक उसका है, ह्यूमन का है, तब तक वो नहीं कहलाता फी तब तक वो नहीं कहलाता एम्ब्रियो। और जब ऐसे कलेक्टर अपीयल हुए, जब आप पहचान के बोल दो यार कि ये बच्चा एक ह्यूमन का है, तब वो कहलाने लगता है फीटस। अगर आप किसी एक स्पीशीज की बात कर रहे हो तो एक स्पीशीज में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की वो स्टेज जहां पे ऐसे कलेक्टर्स कुछ एम्ब्रियो में अपीयल हो जाते हैं, जहां से उसकी स्पीशीज बताई जा सके उसे देख के कि यार ये बच्चा गाय का है, ये ह्यूमन का है, ये बिल्ली का है, ये कुत्ते का है। हाँ कि ना? वो स्टेज कहलाती है फीटस। वो स्टेज अब कहलाएगी फीटस, वहां से जब फुल्ली डेवलप होते बाहर आने तक वो कहलाएगा फीटस। हाँ कि ना? समझ में आया एम्ब्रियो और फीटस के बीच का मतलब? तो यहाँ पे आप एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे आप ये नहीं बता सकते कि ये जो एम्ब्रियो है, ये जो डेवलपिंग बच्चा है, ये किसका है। हाँ कि ना? तभी तो एम्ब्रियो बोल रहे हैं। अगर आप बता सकते कि यार ये ह्यूमन का है, तब वो फीटस कहलाता। अगर ये बंदर का है तब वो फीटस कहलाता, ये गाय का है तब वो फीटस कहलाता, ये कुत्ते का है तब वो फीटस कहलाता। अभी आप बता नहीं पा रहे हो ये गाय का है, कुत्ते का है, बिल्ली का है, किसका है। हाँ कि ना? यस सर। तब कहलाता है तब जब आप स्टडी करते हो और एविडेंसेस निकालते हो इवोल्यूशन से, तो वो कहलाता है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। अब ये बात बताओ, क्या दो ऑर्गेनिज्म अगर से एक ऑर्गेनिज्म है ए, एक ऑर्गेनिज्म है बी, तो अगर ए बी से इवॉल्व हुआ है, ए यानी बी अगर ए से इवॉल्व हुआ है, मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है ए और इससे इवॉल्व हुआ है एक ऑर्गेनिज्म बी, तो बी के एडल्ट फॉर्म में कुछ सिमिलैरिटीज हैं ए से, बी के एडल्ट फॉर्म में कुछ सिमिलैरिटीज हैं ए के प्रति, तो क्या इसके एम्ब्रियो में भी नहीं होंगे, क्या इसके एम्ब्रियो में भी नहीं होंगे? आंसर है यस। तो इसी सोच को लेके एक्सपेरिमेंट किए गए, स्टडी किए गए, तब अंश हेकल नाम का एक वो साइंटिस्ट, अंश हेकल नाम के एक साइंटिस्ट ने, अंश हेकल करके एक साइंटिस्ट आया सामने, अंश हेकल करके एक साइंटिस्ट आया, और उसने क्या बोला, उसने 1866 में 1866 में क्या दिया, बायोजेनेटिक लॉ दिया। क्या दिया? बायोजेनेटिक लॉ दिया। उसने 1866 में बायोजेनेटिक लॉ दिया। हाँ कि ना? बायोजेनेटिक लॉ दिया। अब बायोजेनेटिक लॉ को उसने कैसे दिया, बेसिकली समझो। उसके दिमाग में यार यही चल रहा था कि अगर ए बी से इवॉल्व हुआ, यानी बी अगर ए से इवॉल्व हुआ है और बी का अडल्ट फॉर्म अगर ए के अडल्ट फॉर्म से थोड़ा सिमिलर दिख रहा है, उसमें कुछ कैरेक्टर ऐसे दिख रहे हैं जो ए के भी अडल्ट फॉर्म है,
तो उनके एम्ब्रियो में भी दिखेंगे। तो उसने क्या किया, ए के एम्ब्रियो और बी के एम्ब्रियो को ऑब्जर्व करना चालू किया, उनकी डेवलपमेंटल प्रोसेस को ऑब्जर्व करना चालू किया। हाँ कि ना, हाँ कि ना, समझ में आया। उसने हर एक वर्टिब्रेट्स के करीब करीब बहुत से वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो को स्टडी करना चालू किया, उनके डेवलपमेंटल फीचर को स्टडी करना चालू किया, ऑब्जर्वेशंस किए, और ये बोला कि एम्ब्रियो के थ्रू आप इवोल्यूशन का पता लगा सकते हो। कैसे? क्योंकि कुछ फीचर्स आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में कॉमन है सभी वर्टिब्रेट में, जो आपके अदर्स में एब्सेंट है। मतलब अदर्स में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो नहीं है, पर वो फीचर्स सभी वर्टिब्रेट्स के जितने जिनके पास भी वर्टिब्रल कॉलम है उन सभी ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियो में पाए जाते हैं। हाँ कि ना, ये इसने बोला था। हाँ कि ना। तो ये बायोजेनेटिक लॉ के अंदर बोलना क्या चाह रहा था, ये तो इसकी ऑब्जर्वेशन थी, ये तो इसकी ऑब्जर्वेशन थी। हाँ कि ना। उसने ये सोचा कि यार बता देते हैं कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो एम्ब्रियो में पाए जा रहे हैं, सभी वर्टिब्रेट आते जो अडल्ट में नहीं पाए जा रहे। तो इसने बायोजेनेटिक लॉ के अंदर बोला क्या कि कि एक ऑर्गेनिज्म अपने एक ऑर्गेनिज्म शो करेगा, एक ऑर्गेनिज्म दिखाएगा अपने एंसेस्ट्रल अपने एडल्ट एंसेस्ट्रल अडल्ट कैरेक्टर एंसेस्ट्रल एडल्ट कैरेक्टर, एक ऑर्गेनिज्म दिखाएगा अपने एंसेस्टर के अडल्ट के कैरेक्टर। मतलब अडल्ट क्या होता है, बड़ा हो गया, जब वो ऑर्गेनिज्म पूरे तरीके से मैच्योर हो गया, उस समय के कैरेक्टर दिखाएगा एक ऑर्गेनिज्म। जैसे ह्यूमन का एम्ब्रियो, मान लो अगर बायोजेनेटिक लॉ सही है तो ह्यूमन का एम्ब्रियो जो ह्यूमन बंदरों से इवॉल्व हुआ है, तो बंदर के अडल्ट के सभी कैरेक्टर दिखाए, कैरेक्टर सभी कैरेक्टर नहीं, कुछ कैरेक्टर तो दिखाएगा, इसका ये कहना था। हाँ कि ना, हाँ कि ना। ड्यूरिंग इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब उसका एम्ब्रियो डेवलप होगा तो आपको उसके एंसेस्टर के अडल्ट के कैरेक्टर दिखेंगे। हाँ कि ना। ड्यूरिंग इस एम्ब्रियो डेवलपमेंट, हाँ कि ना। यस सर, ड्यूरिंग इस एम्ब्रियो डेवलपमेंट, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। यानी दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलना चाहूँ, थोड़ा सा अगर मैं अपने शब्दों को थोड़ा सा हेर फेर करूँ, और अगर क्वेश्चन में कैसे स्टेटमेंट आते हैं अगर वो बोलना चाहूँ, तो जितनी भी आपके एडवांस या कॉम्प्लेक्स स्पीसीज हो चुके हैं उनके जो एम्ब्रियो हैं वो उन फीचर्स या उन स्टेजेस को दिखाएंगे अपने डेवलपमेंट स्टेज के दौरान, उन फीचर्स या उन स्टेजेस को दिखाएंगे जो उनके एंसेस्टर या उनके जो सिंपलर या उनसे जो प्रिमिटिव स्पीसीज है उनके अडल्ट के फीचर्स को दिखाएंगे। हाँ कि ना। कि जो एडवांस स्पीसीज के एम्ब्रियो हैं, जो कॉम्प्लेक्स स्पीसीज के एम्ब्रियो हैं, उन वो जो है वो शो करेंगे स्टेजेस जो रिप्रेजेंट करेंगे अडल्ट ऑफ देयर प्रिमिटिव स्पीसीज। हाँ कि ना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि एम्फीबियन जो है वो तो कहीं ना कहीं फिशेस से ही डेवलप हुए हैं। तो जो फ्लॉग का टेडपोल है वो बहुत ज्यादा, टेडपोल लार्वा है जो फ्लॉग का, वो बहुत ज्यादा फिशेस से रिजेंबर करता है, फिशेस से रिजेंबर करता है। तो आप टेडपोल के लार्वा को स्टडी करके बोल सकते हो यार, यानी फ्लॉग के टेडपोल लार्वा को स्टडी करके बोल सकते हो कि एम्फीबियन कहीं ना कहीं फिशेस से ही डेवलप हुए हैं। या जैसे ताजे जब बेसिकली आप बोल लो मैमल्स और बर्ड्स में जब एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो में हाथ बनता है। हाँ कि ना। एम्ब्रियो में हाथ बनता है। 2 मिनट ना। अरे यार, ये क्या हो गया? 2 मिनट। ठीक है। तो जैसे
आप बोलते हो कि फिशेस में टू चैम्बर हार्ट है, टू चैम्बर हार्ट है, और फिर लेप्टाइल्स में आपका थ्री चैम्बर हार्ट हो जाता है वही, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? बर्ड्स और मैमल्स में वो क्या, लेप्टाइल्स और एम्फीबियन में थ्री चैम्बर हार्ट, और फिर बर्ड्स और मैमल्स में वो फोर चैम्बर हार्ट हो जाता है। तो क्या होता है बर्ड्स और मैमल्स के, अगर आप एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट या फीटल डेवलपमेंट में देखोगे, तो ह्यूमंस का ही बता रहा हूँ, ह्यूमन का हाथ जो है वो ऐसे तो रहता है बना हुआ, हाँ कि ना? पर जो ये सेप्टम है, एथिलियल सेप्टम है, इसमें बहुत बड़ा छेद रहता है, जिससे ऐसा लगता है कि एथिलियम जो है वो एक ही थे, और दोनों वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम डेवलप नहीं हुआ रहता, साथ ही साथ उनके बीच में ऐसे एक पाइप भी जुड़े रहती है। तो इससे आपको दो चैम्बर भी दिखे, एक ये चैम्बर एक ये चैम्बर। आपको फिर जब ये भरा जाता है बीच का गड्ढा, जो हाथ में छेद बोलते हैं, वो एथिलियल चैम्बर में ही छेद रहता है, कुछ में नहीं भराता, कुछ में भरा जाता है। तो ये आपको थ्री चैम्बर स्टेज दिखी। जब ये फिर ये वाली गायब हो जाती है, ये जो पाइप वाली की है, ये जब गायब होती है, तब जाके आपको लगता है यार कि फोर चैम्बर पूरे तरीके से बना है। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन के या मैमल्स के एम्ब्रियो में भी आपको क्या दिखा, टुलू चैम्बर, टुलू नहीं सॉरी, टू चैम्बर हार्ट, फिर वो डेवलप हुआ थ्री चैम्बर हार्ट में, फिर वो फोर चैम्बर हार्ट में डेवलप हुआ। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन जो है, ह्यूमन का जो मेल्स, ह्यूमन बोल लो, मैमल्स बोल लो, बर्ड्स बोल लो, इनके जो एम्ब्रियो हैं वो टू चैम्बर हार्ट दिखाई, थ्री चैम्बर हार्ट दिखा, हाँ कि ना? जो इनसे पहले आने वाली स्पीसीज या इनसे जो इनकी एंसेस्ट्रल माने जाते हैं उनमें दिखा, उनके अदर्स में दिखा, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? समझ में आया, हाँ कि ना? यस सर। या आप मान लो कॉलडेस में जब आपने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा, तो आपको ये एम्ब्रियो का एक ऐसा वो याद होगा, हाँ कि ना? तो वहां पे आपको यहाँ पे गिल स्लेट्स दिखे होंगे। तो सभी वर्टिब्रेट्स या सभी कॉलडेस में आपको सभी वर्टिब्रेट्स में आपको गिल स्लेट्स दिख रहे, जो फिशेस का कलेक्टर है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? एम्ब्रियो में आपको वो दिख रहे हैं गिल स्लेट्स, हाँ कि ना? मतलब जितने भी वर्टिब्रेट है, जितने भी कॉलडेस हैं, उनकी क्या है, एक कॉमन एंसेस्ट्री है। आपने ये कैसे पता लगाया, ये आपने एम्ब्रियो को पता पढ़ के पता लगाया, ये आपने कैसे पता लगाया, ये आपने एम्ब्रियो को पढ़ के पता लगाया, हाँ कि ना? हाँ कि ना? समझ में आया, समझ में आया, हाँ कि ना? तो आपको तीन एग्जाम्पल मैंने दिए। इसका मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी एक कॉमन एंसेस्ट्री है, ठीक है? चलो मान लिए सर, मान लिए, मान लिए, ठीक है? ये बात अब तो समझ में आई। अब इस चीज को मैं गलत प्रूफ करता हूँ, इस चीज को मैं क्या करता हूँ, गलत प्रूफ करता हूँ। अरे यार क्या हुआ? हम्म, हम्म, अरे क्या हुआ? सुनना, इस चीज को सुन, नो, सुन बेटा सुन। अब फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी क्या है, जब आप एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं, जब आप एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं, तो फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी किन्हें कहा जाता है? फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें आप एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं वो कहलाता है एम्ब्रियोलॉजी, और फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी की इसे कहा जाता है। फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर को बोला जाता है, कार्ल अर्न्स्ट, यानी कार्ल, सॉरी, इसको मैं वो लिख दिया, किसे बोला जाता है? कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर, कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर, कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर को बोला जाता है। अब कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर ने 1828 में ही ये बोल दिया था कि एम्ब्रियो जो हैं वो कभी भी अडल्ट स्पीशीज के एडल्ट फॉर्म से पास नहीं करेंगे। इसने क्या बोला था? एम्ब्रियो, एम्ब्रियो
don't pass through don't pass through don't pass through adult stages adult stages adult stages of other species। मतलब किसी और ह्यूमन है तो ह्यूमन का एम्ब्रियो में कभी भी अडल्ट स्टेज ह्यूमन का एम्ब्रियो कभी भी अडल्ट स्टेज पे नहीं जाएगा किसी और स्पीशीज के। तो कहीं ना कहीं जो बायोजेनेटिक लॉ है वो क्या बोल रहा था कि वहां पे आपको अडल्ट कैरेक्टर या अडल्ट स्टेजेस देखने को मिल सकते हैं, मिलेंगे, और ये बोल रहा है नहीं मिलेंगे। तो कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर ने बोला क्या था? वॉन ने यानी वॉन बेयर ने एक लॉ दिया था जिसका नाम है बेयर्स लॉ, जिसका नाम है बेयर्स लॉ। हाँ कि ना? सॉरी, क्या बोला था? बेयर्स लॉ बोला था। क्या बोला था? बेयर्स लॉ बोला था। बेयर्स लॉ क्या बोलता है? बेयर्स लॉ ये बोलता है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान कुछ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पहले अपीयर होते हैं और बाद में जाके वो जो कॉम्प्लेक्स या स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक अपीयर होते हैं। हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक जो हैं, जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या फर्स्ट अपीयर होंगे? हाँ कि ना? और जो स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लेटर ऑन अपीयर होंगे। इसका मतलब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स सभी ऑर्गेनिज्म में अपीयर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बायोजेनेटिक लॉ जैसा ही है। हाँ कि ना? बट यहाँ पे बोल रहा है जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जबकि बायोजेनेटिक लॉ बोल रहा था कि अडल्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ कि ना? तो इस कारणवश कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर ने बायोजेनेटिक लॉ को डिसअप्रूव कर दिया था। अब ये देखो, कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर ने 1828 में अपना लॉ दिया। हाँ कि ना? और बायोजेनेटिक लॉ कब आया था? 1866 में आया था। कब आया था? 1866 में आया था। मतलब कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर ने ये बहुत पहले से ही बोल दिया था, करीब करीब 40 साल पहले ही बोल दिया था यार कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि एम्ब्रियो किसी और अडल्ट स्टेज से पास करे और किसी और ऑर्गेनिज्म के, कुछ नहीं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक पहले आएंगे और फिर बाद में बाकी सब कैरेक्टरिस्टिक्स आते रहेंगे। हाँ कि ना? हाँ कि ना? समझ में आया? समझ में आई इतनी बात? इतनी बात समझ में आई? यस सर। अब एक और मुझे बात बतानी है, वापस जाते हैं पुरानी चीज में। तो यहाँ पे देखो, एक आपको क्या मिला? यहाँ पे आपको एक कॉमन एंसेस्ट्री मिली और यहाँ से आपको मैमल्स ऐसे करते हुए इवोल्यूशन दिखी। आंसर है यस। तो ये कैसा डायग्राम है? ये डाइवर्जेंट डायग्राम है। मतलब यहाँ पे आपको क्या दिखा? यहाँ पे आपको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का भी एक एग्जांपल मिल गया। यहाँ पे आपको एक डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का भी एग्जांपल मिल गया। हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो ये अगर मैं आर्कियोप्टेरिक्स, प्लेटिपस और ये काइडना का एग्जांपल एक साथ दूं तो ये आपको बता देते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में भी हो जाता है। हाँ कि ना?